जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 30 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उन क्लासों को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 21 जनवरी 2021 को जो 3 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्लास को लाइक करें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का है, प्रति वर्ष वसंत के मौसम में ओजोन छिद्र के ऊपर निर्मित होता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, अंटार्कटिका के अंदर है। भी अंटार्कटिका के ऊपर है वो ओजोन छिद्र है वो निर्मित होता है, और वो भी कौन से, प्रतिवर्ष वसंत के मौसम के अंदर होता है ये। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो वो जांग की हड्डी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। क्या बोला जाता है, फीमर बोला जाता है, और इसे जांग की हड्डी बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो, इसने SUDD और EN और इसको इसने लिखा है RVCEDO लिखा है। अब देखो भी पहले यहाँ पे -1 किया, फिर +1 कर दिया, फिर -1 किया, फिर +1 कर दिया, फिर -1 किया, फिर +1 कर दिया। एक बार -1 एक बार +1 कर रहा है तो यहाँ पे पहले -1 करेगा तो ये आ जाएगा F, फिर +1 करेगा तो S आ जाएगा, और फिर -1 करेगा तो आ जाएगा N, और फिर +1 करेगा तो X आ जाएगा, फिर -1 करेगा तो S आ जाएगा, और फिर +1 करेगा तो ये आपके पास में आ जाएगा I। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। सरल करने पर क्या प्राप्त होगा भी, अब देखो भी यहाँ पे पावर है ना, वो आपका क्या है, सम है। अब कोई भी संख्या हो, जैसे माइनस का मैंने 4 ले लिया और इसकी पावर मैंने 4 रख दी, तो यहाँ पे पावर क्या है, सम के अंदर है, पावर सम के अंदर है, तो ये आपका 4 है वो आपका क्या है, धनात्मक हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है ना, माइनस इंटू माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो अगर किसी की पावर अगर सम के अंदर है और वो संख्या माइनस में है तो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका धनात्मक आएगा। यानी किसी संख्या की पावर क्या है, सम है, और वो संख्या खुद क्या है, नेगेटिव है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पहली बात तो ये है भी, ये क्या है, धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात ये होगी भी, यहाँ पे जो 2 की पावर 10 है और 3 की पावर 10 है, फिर 5 की पावर 10 है, अपोन के अंदर है, तो ये P बटा Q के रूप में आएगी भी, P बटा Q के रूप में आएगी। इसको सोल्व करेंगे तो P बटा Q के रूप में कौन सी संख्या लिखी जाती है, तो वो प्रिम्य संख्या ही होती है, जो जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी Q बराबर 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी Q बराबर 0 नहीं है अभी, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या एक प्रिम्य संख्या है, और वो भी कौन सी है, तो धनात्मक प्रिम्य संख्या है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया भी, यदि एक, अब इसके अंदर आप बोलोगे सर कट भी सकता है, अब कटेगा नहीं भी, कटेगा क्यों नहीं, क्योंकि नीचे 5 है, अब ये 5 है ना वो किसी से नहीं कटेगा, 5 है वो किसी से नहीं कटेगा, ऊपर 2 है क्योंकि अभाज्य संख्या ऊपर, और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या, तो ये 3 है वो एक प्रकार से किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 बीच के अंदर क्या है, यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, तो 5 किसी से नहीं कटेगा। अगर ऊपर वाली संख्या कट भी जाती है तो 5 किसी से नहीं कटेगा भी, 5 किसी से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/5 भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, प्रिम्य संख्या हो जाएगी, और वो भी कैसी, धनात्मक। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 4000 रुपये पर 3 वर्षों पर साधारण ब्याज है, वो 4000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज से आधा है। अब यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चक्रवर्ती ब्याज है वो ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज है ना 8% की दर से
3 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो 4,000 रुपये 10% की दर से 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज से क्या है, आधा है। तो अपन 4,000 रुपये ये लो, 10% है तो इसको 1/10 लिखेंगे। अब ये पहले साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए, यहाँ पे कितना लगेगा 1/10 और यहाँ पे कितना लगेगा 1/10। तो 4,000 का 1/10 निकालेंगे तो 400 होगा, तो यहाँ पे भी 400 आएगा, क्योंकि पहली लाइन में आता है वो सिंपल इंटरेस्ट आता है, साधारण ब्याज आता है, जो कि प्रत्येक साल का इक्वल होता है। अब चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, कितना लगेगा 1/10 लगेगा। तो 400 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। अब हमारे अनुसार है वो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 400 400 800 यानी 840। अब इसने क्या बोला, चक्रवर्ती ब्याज से आधा है तो इसका आधा कर दो, फिर आधा करोगे तो 4 2 और 0 यानी 420 आ गया। अब हम अपने पास में साधारण ब्याज आया है वो 420 आ गया, साधारण ब्याज कितना हो गया 420 आएगा। अब आपको वो राशि ज्ञात करनी है, राशि ज्ञात करनी है तो यहाँ पे देखो भी दर कितनी है 8% है, दर आपके पास में 8% है, समय कितना है 3 वर्ष है, ब्याज कितना है 420 है, तो ज्ञात कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज आपके पास में 420 है, इंटू 8 इंटू 100 कर दो भी, इंटू क्या कर दो आप 100 कर दो, और अपॉन में क्या कर दो 3 कर दो और इंटू कर दो आप 8, यानी ये आपके मूलधन बराबर हो गया। मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन में दर इंटू समय। अब 3 से काटोगे तो ये 14 3 42 होता है, 140 आ गया। 4 से काट दो 4 2 8 और 2500 का 100, फिर 2 से काट दो 2 एकम 2 2 7 14 70 आ गया। अब 25 7 175 होता है, 25 7 175 होता है, यानी 1750 आ गया। तो मूलधन कितना आ जाएगा 1750 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीजें समझ पाई क्या। अगला क्वेश्चन देखो भी, यदि राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं भी, आप बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं सर पीडीएफ इसकी डाल दिया करो, तो पीडीएफ का सॉल्यूशन है वो जल्द ही यानी 1-2 दिन के अंदर ही आपको बता दिया जाएगा भी, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर ही आपकी पीडीएफ है, कहाँ पे मिलेगी और कैसे मिलेगी वो सब कुछ आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं स्पेशल उसके लिए एक वीडियो बना के लेके आऊँ आपके लिए। तो उसमें आपको 1 या 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में जितने भी पीछे क्लासें आपकी लगी हुई है, जितनी भी, जिसकी पीडीएफ मैंने किसी की नहीं दी, लेकिन जितनी भी आपकी पीछे क्लासें लगी है उन सभी की पीडीएफ है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो भी, ये राम है आपका और ये आपका के से कृष्ण हो जाएगा। ये 20 दिन में किसी कार्य को करता है और ये 30 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। 20 या 60 और 30 2 60, यानी राम है वो एक दिन में 3 कार्य करता है और कृष्ण एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है। तो दोनों मिलकर के एक दिन के अंदर है वो कितना कार्य करेंगे 5 कार्य करेंगे। यहाँ पे कार्य करना कितना है 60 के अंदर 5 का भाग दे दो तो ये कितना आ जाएगा 12 दिन के अंदर। दोनों है वो 12 दिन के अंदर है वो कार्य कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी यानी डी है एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जोकर उससे दोगुना समय में आधी दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जोकर की चाल का अनुपात आपको बताना है। तो चाल का जो अनुपात होता है वो समय का उल्टा होता है भी, समय का क्या होता है विपरीत होता है। तो यहां पे ये तो आपका साइकिल वाला आ गया, साइकिल, ठीक है, और ये आपका जोगर आ गया। अब इसने बोला है भी एक चालक द्वारा एक दूरी डी है, डी दूरी, ये दूरी डी ये करता है कवर और डी ही ये दूरी कवर करता है, यानी दोनों है वो समान दूरी तय करते हैं और निश्चित चाल से तय करता है। यदि एक जोगर उससे दोगुने समय में, जोगर है वो उससे दुगने समय में आधी दूरी तय करता है। अब देखो, मैंने मान लिया भी साइकिल सवार है ना वो 1 घंटे के अंदर है वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब जोगर क्या करेगा उससे आधे समय में, उससे दुगने समय में, दुगने समय का मतलब क्या हो गया 2 घंटे के अंदर, दुगने समय का मतलब हो गया 2 घंटे के अंदर। और कितनी दूरी तय करेगा तो आधी दूरी तय करेगा, यानी 1/2 दूरी तय करेगा। ये बात है भी साइकिल सवार 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, जोगर क्या करेगा उससे दुगना समय ले रहा है और आधी दूरी तय कर रहा है। अब ये बताओ मेरे को भी, ये जोगर 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो समय कितना लेगा, तो 2 घंटे आधे किलोमीटर को कवर करने में ले रहा है, तो यहां पे 4 घंटे लेगा। बात सही है भी, जोगर उससे दुगना समय ले रहा है और आधी दूरी तय कर रहा है, तो इसका मतलब भी आपके पास में समय क्या आ गया, समय आ गया
1:4। समय क्या आ गया 1:4, यानी साइकिल सवार किसी दूरी को 1 घंटे में कवर करता है तो वहीं पे जोगर है वो 4 घंटे में कवर करता है उसको। अब देखो भी चाल होती है ना, चाल का जो अनुपात होता है वह समय का उल्टा होता है, तो समय का उल्टा होगा तो ये हो जाएगा 4:1। क्या हो जाएगा 4:1। यानी कहने का मतलब ये है भी साइकिल सवार 1 घंटे के अंदर 4 किलोमीटर दूरी तय करता है और जोगर है वो 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये सिस्टम हो गया। अब तो यहां पे यही इसका क्या चाल का अनुपात पूछा है, 4:1 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए जिसके 2 शीर्ष 2 और 4 और दूसरा आपको दे रखा है इसका 2 और 6 है। हमें इसमें समबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो एक ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसके हमें 2 शीर्ष दे रखे हैं, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने। इसका नाम दे दिया हमने A B C। अब देखो B और C के निर्देशांक दे रखे हैं 2,4 और 2,6। इसका हमने मान लिया x, y है। अब आपको पता है कि ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होगी, यानी A से लेके B तक की दूरी, B से लेके C तक की दूरी, C से लेके A तक की दूरी, तीनों दूरियां बराबर होगी। अपन कह सकते हैं AB बराबर BC बराबर AC। ये तीनों रिजल्ट बराबर होंगे क्योंकि ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब अपन दूरी सूत्र की सहायता से x और y के मान निकाल लेंगे। कैसे कैसे? मैं यहां से कहूं कि AB बराबर है AC, ये दोनों दूरियां बराबर है, तो इसका वर्ग भी बराबर होगा, इसका वर्ग भी बराबर होगा। और दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है ये, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। AB के लिए निकालेंगे तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, और AC के लिए लगाएंगे तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट यहाँ से गायब हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? AB के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में 4 का होल स्क्वायर बराबर होगा AC के लिए x माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में 6 का होल स्क्वायर। तो x माइनस में 2 के होल स्क्वायर से x माइनस में 2 का होल स्क्वायर कट जाएगा। a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस में 2ab 4 दूनी 8y और प्लस में 4 चौके 16 बराबर क्या बन जाएगा? y स्क्वायर माइनस में 6 दूनी 12y प्लस में 6 छक्के 36। फिर y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस के 12y इधर आके प्लस के बन जाएंगे, तो माइनस के 8y प्लस के 12y और 36 माइनस में 16। तो रिजल्ट कितना आएगा? प्लस के 12 माइनस के 8 तो प्लस के 4y बराबर 36 में से 16 घटाओगे तो 20 आ जाएगा। तो y का मान कितना आएगा? 20/4, 20 में 4 का भाग देंगे तो 5, यानी y का मान 5 आ गया। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। अरे भाई साहब, चारों ऑप्शन में 5 दे रखा है, तो हमें x का मान भी निकालना पड़ेगा। x का मान निकालेंगे तो चाहे आप कौन से भी फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब आप BC और AC ले सकते हैं, BC और AC ले सकते हैं, फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन आपको क्या लेना पड़ेगा? यहाँ से BC और AC ले लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से BC और AC के बीच की दूरी बराबर है, तो इनके वर्ग भी क्या होंगे? बराबर ही होंगे। तो BC के बीच का दूरी सूत्र लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 6 का होल स्क्वायर बराबर। अब की बार y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। y का मान कितना आ गया? 5। तो ये बन जाएगा x, 5 बनेगा। AC के बीच का रिजल्ट निकालेंगे तो ये बनेगा x माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस में 6 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा। 4 माइनस में 6 का होल स्क्वायर ये कितना बनेगा बताओ?
माइनस के 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, बराबर ये बनेगा एक्स की स्क्वायर, माइनस में 2ab होता है तो 4x प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 5 माइनस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 से 4 कट जाएगा, रिजल्ट आएगा x की स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, ये एक का द्विघात बहुपद बन गया और बराबर 0 चल रहा है, सॉरी द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बन गया तो अब अपन श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस में b प्लस माइनस में रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a के फॉर्मूले की सहायता से हम मान लिखेंगे। तो b का मान -4, एक माइनस फॉर्मूले का तो +4 प्लस माइनस रूट में 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 इंटू ac का मान 1 है, कोई दिक्कत है नहीं, 2a a का मान 1 ही है, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 16 माइनस 4 12 और बटे 2, 12 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस 4 गुणा 3, 4 बाहर आएगा 2 रूट 3 आएगा, बटे कितना चल रहा है 2 चल रहा है, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो रिजल्ट आएगा 2 प्लस माइनस रूट 3। कौन से ऑप्शन में है 2 प्लस माइनस रूट 3? माइनस वाला नहीं दे रखा लेकिन प्लस वाला इस 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है, 2 प्लस रूट 3 और y का मान 5 है, तो ये आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको हल करना था। क्वेश्चन समझ में आ गया है, इजी, दूरी सूत्र की सहायता से हो जाएगा, फिर आपको श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% और 1/2 को 5% और शेष राशि को 6% की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया। उसे कुल है वो 730 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो कुल निवेश की गई राशि कितनी थी ये आपको बताना है। मैंने मान लिया कुल निवेश की गई राशि कितनी है, 100 है। अब 100 का 1/7 निकालोगे, यानी बालाजी ने अपनी कुल निवेश राशि 100 मान सकते हैं, x मान सकते हैं, आप x मान सकते हो, x में भी हो जाएगा ये, तो आप x मान लो भी। मैंने x मान लिया, x है कुल राशि कितनी है, x है, तो इसका 1/7 यानी x/7 और को 4% की दर पे बेचता है, 4% की दर पे बेचेगा तो इसका 4% निकाल लो। 4% निकालोगे तो इस प्रकार से निकालो, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, 25 आता है 175, तो x बटा ये आ जाएगा आपके पास में 175, x बटा 175, ये कितना आ गया, ये आपका ब्याज आ गया एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में पर 1/2 को 5% पर, तो यहाँ पे x का 1/2 कितना हो जाएगा, x/2, और इसका क्या करना है 5% की दर पर उसको क्या है ब्याज देता है, तो 5 एकम 5 और b 5 100 और b 2 40, तो ये आ जाएगा ब्याज कितना, x/40 आ जाएगा। अब इसने पूछा है भी, अब इसने बोला भी शेष राशि को, अब शेष राशि कितनी है, टोटल राशि आपके पास में x है, यहां से एक x/7 इसने खर्च कर दी और उसके बाद में x/2 है वो भी इसने क्या है निवेश कर दी। अब टोटल राशि कितनी बची आपके पास में, तो x, और x में से आपको क्या करना है, x में से आपको x/2 प्लस में पहले इसको जोड़ लो भी, तो x/7, यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आ गया, 14 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 7x प्लस में 2x, तो यहाँ पे बच गया आपके पास में 9x/14, यानी 9x/14 आ गया। टोटल है वो आपके पास में 9x/14 निवेश कर दिया, यानी x/7 और x/2 को जोड़कर। अब शेष कितनी बची है तो वो देख लो भी, टोटल आपके पास में x है, इसमें से 9x/14 है वो माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास में 14, इसका एलसीएम आ जाएगा, और उसके बाद में 14x माइनस में 9x, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5x/14, शेष कितनी बची, 5x/14 बच गया। अब इसको क्या करता है, ये 6% की दर पर उसे क्या करता है निवेश करता है, तो ब्याज 6% की दर से, तो 5x/14 को 6% की दर से ये निवेश करेगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और b 5 100, फिर ये कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 10 बार कट जाएगा, तो ऊपर बच गया 3x बटा और नीचे आ गया 140, ये इसका क्या आ गया ब्याज आ गया। अब हमारे अनुसार 6% की दर से ब्याज है वो 3x/140 है, और उसके बाद में
यहाँ पे 5% की दर से ब्याज कितना हुआ x/40 और उसके बाद में 4% की दर से ब्याज कितना हुआ तो x/175 हुआ। अब इस टोटल कर लो, इनका टोटल करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा भैया, टोटल जोड़ लो भी, यानी कुल ब्याज इतने 730 दे रखा है तो टोटल ब्याज अपने पास में कितना आ गया वो देख लो। तो एक तो है आपके पास में x/175 प्लस में दूसरा ब्याज है x/40 और तीसरा ब्याज है 3x/140। अब इसका एलसीएम ले लो भी, एलसीएम कितना आएगा वो देख लो। अब इसमें देखो भी 175 को मैं 25 × 5 × 5 × 7 लिख सकता हूँ, 40 को मैं 5 दुए 10 और 10 दुए 20, 20 दुए 40 लिख सकता हूँ। और इसको इस प्रकार से मैंने a/j फैक्टर कर लिए इसके। अब देखो भी यहाँ पे, अब इसके अंदर है वो आपके पास में एक तो 7 आ गया और 5 × 5 आ गया और एक 2 की पावर है वो 3 आ गई, तो 8 5 40 और 40 से 5 कितने होते भी, तो 40 5 है वो 200 होते हैं और 200 7 कितने होते हैं 1400, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 1400 आ गया। एलसीएम 1400 आ गया तो 175 का 1400 के ऊपर भाग दोगे तो ये कितने बार चला जाएगा भाई, अगर इसको 2 से करेंगे 2 5 10, 2 7 14, 2 बार तो नहीं चला जाएगा, 4 से करेंगे 4 5 20, 4 बार चला जाएगा भाई। तो ये आपके पास में आ जाएगा 4, आई एम राइट, 4 5 20, 2 4 7 28, 28 और 2 30, 3 4 एकम 4 और 3 7, तो ये 8 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा भाई, 8 बार प्लस में ये आपके पास में 8x हो जाएगा भाई, ठीक है 8x और 40 का भाग दोगे इसमें 0 से 0 कैंसिल हो गया और फिर बच गया आपके पास में 4 2 8, 4 3 12 बच गया 2 4 5 20 यानी 35x और प्लस में यहाँ पे 140 का भाग दो 10 आ जाएगा और 10 का 3 के साथ में गुणा तो ये हो जाएगा 30x। अब टोटल आपके पास में कितना हो गया, लेकिन टोटल आपको दे रखा है भी इसने, टोटल ब्याज आपको दे रखा है इसने 730 रुपये, तो बराबर 730 रख दो, आप बराबर क्या रख दो 730 रख दो। अब यहाँ पे ये तो क्या है इसके भाग में तो इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 730, यहाँ पे कर रहा हूँ 730 इंटू कितना आ गया 1400 अपॉन में इनको जोड़ो भी 35 और 8, 35 और 8 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 और 5 13 और 8 और 5 13, 13 1 और उसके बाद में 3 और 3 6, 6 और 1 7 यानी 73 हो गया। ये हो गया आपके पास में 73x। अब 73x, x बराबर x का मान तो आपको ज्ञात करना, 73 से 73 कैंसिल हो गया, आपके पास में 10 बच गया ऊपर, तो ये हो जाएगा x बराबर 10 का 1400 के साथ में गुणा तो ये कितना आ जाएगा 14000 आ जाएगा। तो x आपने माना क्या था, तो x हमने वो टोटल निवेश की राशि मानी थी जो कि x का मान आ जाएगा और ये इसी तरीके से होगा भी, अन्य तरीके से होगा नहीं, ठीक है। आगे देखो भी 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि एक वर्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वर्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो दिया गया है कि वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वर्त के केंद्र से बिंदु P की आपको दूरी बतानी है। तो ये लो, ये एक आपका वर्त है और ये इसका बिंदु है O मान लो, ठीक है O मान लो, और उसके बाद में ये कोई बिंदु P है और इससे जो स्पर्श रेखा खींची गई है इस वर्त के ऊपर, वो बिंदु A के ऊपर क्या है टच कर रही है, A के ऊपर स्पर्श कर रही है। उसके बाद में इसने बोला है भी AP जो है वो आपका कितना है 15 सेंटीमीटर है। अब ये जो वर्त की जो इसने त्रिज्या दी है वो कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पे, तो आपको दूरी पूछिए P और O यानी उसकी सेंटर की और जो बाह्य बिंदु P है उनके बीच की दूरी पूछिए। तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो कर्ण हो जाती है। तो अब आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ट्रिपलेट होता है 8 15 17 और याद नहीं है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर कर दो, तो कर्ण कितना आ जाएगा इसमें, तो कर्ण आ जाएगा 17 और यही आपको पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नहीं तो ट्रिपलेट याद रखो 8 15 17 3 4 5 और 3 4 5 और 5 12 13, इस प्रकार से ये ट्रिपलेट याद रखो भी 7 24 25, ठीक है 9 40 41, ये ट्रिपलेट होते हैं भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने
निवेश में से 5,000 रुपये निकाल लेता है तो उसके बीच लाभ का अनुपात है वो किस अनुपात में विभाजित होगा, लाभ ये आपको बताना है। तो ये भाई साहब है आपके महेश है और ये आपके एच से हरीश बन गया। इसने क्या है 20,000 रुपये लगाए और ये क्या है 12 महीनों तक के लगे रहे अनुपात। उसके बाद में इसने क्या किया 30,000 रुपये लगाए, इसने 30,000 रुपये लगाए और ये क्या है 3 ही महीने तक चले, यानी यदि 3 महीने के बाद में अब ये 30,000 रुपये 3 महीने तक चले, प्लस में बाद में हरीश ने अपने 5,000 रुपये निकाल लिए, 5,000 रुपये निकाल लिए तो अब उसके कितने चलेंगे 25,000 रुपये चलेंगे। और वो कब तक चलेंगे तो वो आपके है वो 9 महीने तक चलेंगे, यानी टोटल 12 महीने होते हैं, 3 महीने तक तो ये 30,000 चले, फिर 5,000 निकाल लिया तो उसके बाद में 25,000 रुपये है वो 9 महीने तक चले। अब ये हो जाएगा 12 दूवे 24 और 4 जीरो आ जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद में अनुपात ये हो जाएगा 30 या 90 यानी 90,000 प्लस में 25 निम्मा 225 होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 90,000 प्लस में 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 और 3 जीरो। अब ये जोड़ दो भी 3 जीरो का तो 3 जीरो आ ही गया, उसके बाद में 5 आ जाएगा और उसके पास बाद में 9 और 2 11 और 2 और 1 3 यानी ये इतना आ जाएगा। और इधर क्या है आपके पास में 24,000 है। अब 24,000 है, 24 और 4 जीरो है ना। अब देखो भी 4 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो भी, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, यहाँ पे बच गया 240 और यहाँ पे बच गया 315। अब उसके बाद में 5 से काटो, 5 से काटो तो 5 छिका 30 और ये हो जाएगा 5 छिका 30 बच गया 1 5 तिया 15 और उसके बाद में ये हो जाएगा 5 चौका 20 बच गया 4 5 8 40। अब देखो भी किससे कट रहा है 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा तो 16 तिया 48 और 21 तिया 63, तो आपका हो जाएगा 16:21 का रेशियो आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी ये करंट अफेयर का है, नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या है साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140 रुपए का लाभ 140% का लाभ प्राप्त होता है, तो नया लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। मैंने माना, क्या माना भी, मैंने इसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना मान लिया, यानी क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। अब 140 रुपये का लाभ प्राप्त होता है पहले तो, यानी उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, 140% का लाभ होता है तो 100 का 140 कितना होता है 140 ही होता है, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 240 रुपये आ गया। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया भी, 100 रुपये उसका हमने क्रय मूल्य मान रखा है, 140% का उसको लाभ हो गया, तो 100 के ऊपर अगर आप 100 का 10% निकालोगे तो 10 ही होता है, 100 का 200% निकालोगे तो 200 ही होता है, 100 का 140% निकालोगे तो 140 ही होता है। तो 140 रुपये उसका लाभ हो गया, यानी 100 क्रय मूल्य 140 का लाभ हो गया, तो कितने में बेचा उसने 240 में बेचा। अब यहाँ पे देखो भी 240 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ 140 रुपये का। अब यहाँ पे अब उसने आगे बोला है साइकिल निर्माता का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है। अब साइकिल निर्माता का विक्रय मूल्य पहले क्या था 240 रुपये था, अब इसको उसने क्या कर दिया 50% क्या कर दिया लेस कर दिया, यानी घटा दिया। अब 50% घटा दिया तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो सेलिंग प्राइस अब उसका है वो 120 रुपये हो गया। अभी 120 रुपये हो गया, पहले कितना था, पहले उसका 240 था, अब 50% यानी आधा घटा दिया, कहने का मतलब 120 रुपये उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो भी उसका क्रय मूल्य तो सेम ही रहेगा, भी क्रय मूल्य पहले उतने में खरीदता था और अब भी उतने में खरीदता है, क्रय मूल्य के बारे में उसने कुछ कहा नहीं है, तो क्रय मूल्य अब कितना है, अब भी 100 रुपये है। अब इसने क्या बोला भी, यहां पे अगर इसके अकॉर्डिंग देखें भी 100 रुपये में पहले खरीदता था और 120 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत नया अगर अपन देखें तो यहाँ पे नया लाभ देखें तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है 100 के ऊपर इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 20% का लाभ हो गया। एक तो इस प्रकार से आप सरल तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, अगर थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहो ना इसके, तो आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको 10 सेकेंड का। अब इसके अंदर डिटेल में जाएंगे अपन। अब देखो भी यहाँ पे 700% का भी काम में लेंगे, 700% का काम में लेंगे कैसे भी, संख्या पहले खिलौना 1 बेचता था, 700% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 700/100% का निशान हटाऊंगा तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो पहले वो क्या करता था 1 खिलौना बेचता था और अब 700% की वृद्धि होगी, यानी 700% की वृद्धि का मतलब 7 की वृद्धि होगी, 7 की वृद्धि होगी तो अब खिलौना कितना बेच रहा है 8 बेच रहा है। भी पहले 1 खिलौना बेचता था, 700% की वृद्धि का मतलब फ्रैक्शन में चेंज किया तो 7 आया,
7 आया तो इसका मतलब 7 की वर्दी होगी, 7 की वर्दी होगी तो अब खिलौना कितना बेचेगा, 8 बेचेगा। अब खिलौना 8 बेचेगा तो यानी 8 का क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपये हो गया। और यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी 8 को 120 में, यानी प्रत्येक को 120 में बेच रहा है, तो 8 को बेचेगा तो कितने हो जाएगा 0, और 12 8 96 यानी 960 हो गया। अब देखो भी 800 रुपये में खरीदा था और 960 में बेच दिया, तो कहने का मतलब 160 रुपये में लाभ हो गया उसको। कितने के ऊपर हुआ, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये है इंटू 100, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 2 16 यानी 20%। कोई से हिसाब से कर लो, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, का मिश्रित करनी रूप क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखो भी 1300, ये आपका यहाँ पे रूट के अंदर है 1350, 1350 को टुकड़ों में चेंज करो। टुकड़ों में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा 5, और यहाँ पे पीछे क्या है 10 है, इसको 10 एक बार हटा दो आप, 10 एक बार हटा दो, ओनली फॉर 135 रखो आप। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा, कितना बचेगा भाई 5 तिया, यानी इसका टुकड़ा कर लो आप एक प्रकार से 135 का, 135 का टुकड़ा करोगे तो ये 5 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, सॉरी 5 2 10 बच गया, 3 5 7 35, फिर 3 और 27 को तो फिर मैं लिख ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 27 को 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 तिया 45 और 45 तिया 135 होता है, और इंटू 10 को क्या लिखूंगा तो 10 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब ये क्या है, रूट के अंदर है, अभी रूट के अंदर तो 1 5 ये रहा और 1 5 ये रहा, तो 1 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 यानी 2 5 है अंदर, तो 1 5 बाहर आ जाएगा। उसके बाद में 1 3 ये रहा और 1 3 ये रहा, तो जोड़े के रूप में तो 1 3 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से अंदर क्या रह गया, तो अंदर 1 तो 3 रह गया और 1 2 रह गया, 3 5 15 और 3 2 6, तो यहाँ पे 15 रूट 6 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदे, उसने 10,000 रुपए उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च कर दिए। यदि वह 13 रुपए प्रति केजी की दर से गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अब देखो भी 200 क्विंटल है, एक क्विंटल के अंदर कितने किलो आते हैं भी, एक क्विंटल के अंदर 100 किलो आता है, ठीक है, एक क्विंटल 100 किलो से मिलकर बना होता है। 200 क्विंटल है तो टोटल है वो कितने किलो हो गया, तो टोटल आपके पास में हो गया ये 20,000 किलो हो जाएगा, 20,000 केजी हो गया। अब प्रत्येक क्विंटल का इसने क्या किया है, यानी 200 क्विंटल गेहूं है जिसमें से 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है, तो 200 के अंदर है वो आप 12 का भाग दे दो भी, 1200 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, या फिर अपन प्रत्येक क्विंटल का ये क्या कर रहा है, ये प्रत्येक यानी 200 क्विंटल गेहूं है और प्रत्येक क्विंटल का नहीं, इस प्रकार से कर लो फिर आप, ठीक है, यानी प्रत्येक क्विंटल का 1200 रुपए दे रहा है, तो कहने का मतलब 100 रुपए 100 क्विंटल 100 यानी प्रत्येक क्विंटल यानी 100 केजी का कितना रुपए हो जाएगा भाई, 1200 रुपए हो जाएगा। 100 केजी यानी 1 क्विंटल ही होता है। अब 1 केजी का कितना हो जाएगा, तो 1 केजी का आपके पास में हो जाएगा 12 रुपए, 1 केजी का 12 रुपए हो गया। तो यहां पे प्रत्येक केजी में बेच कितने में रहा है, ये प्रत्येक केजी को 13 रुपए में बेच रहा है, और यहां पे इसका कितना आया, यहां पे 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है, तो यानी 100। अभी यहां पे आगे और भी दे रखा है इसने, ये देखो 10,000 रुपए उसके परिवहन और भंडारण के ऊपर लग जाते हैं, परिवहन और भंडारण के ऊपर लग जाते हैं। तो 1 क्विंटल का रुपए कितना है, 1200 रुपए है, तो 200 क्विंटल का कितना हो जाएगा, तो 200 क्विंटल का हो जाएगा 2 2 2 और 4 0 12 2 24, यानी ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,40,000 रुपए हो गया, और 10,000 रुपए उसका परिवहन पे लग गया। तो इसका कुल आपके पास में क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 0 0 0 0, और ये आ जाएगा आपके पास में 2,50,000 रुपए है वो उसका कुल क्रय मूल्य आ गया। अभी कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, 2,50,000 रुपए आ गया। 2,50,000 रुपए कितने का है, तो 2,50,000 रुपए है वो इस प्रकार से ज्ञात करो आप, ये आपका है वो 20,000 केजी का मूल्य है, 20,000 केजी का मूल्य है भी, ठीक है, 20,000 केजी का मूल्य आ गया, 20,000 किलो का। तो 4 0 से 4 0 काट दो,
अब 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 12.5, कितना आ जाएगा 12.5 पर केजी आपका यहाँ पे क्रय मूल्य आ गया, ये पर केजी क्रय मूल्य आपके पास में ये इतना आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है भी 10,000 रुपये और लग जाते हैं उसके, तो पैसे लगेंगे तो वो तो क्रय मूल्य पे आएगा। भी प्रति क्विंटल 1200 रुपये खरीदा था उसने, ठीक है, तो 200 क्विंटल था तो टोटल है वो 2,40,000 हो गया। 10,000 रुपये किराया लग गया तो टोटल है वो क्रय मूल्य कितना, 2,50,000 हो गया। अब ये बोल रहा है भी 12.5 केजी पर हिसाब से उसका ये रेट आया है, यानी 12.5 केजी पर रुपए के हिसाब से 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने क्या है उस गेहूं को खरीदा और 13 रुपए में बेच रहा है वो। तो 0.5 का क्या है, 0.5 का लाभ हो रहा है कितने के ऊपर, तो 12.5 के ऊपर और इंटू 100, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 चौका 100, 25 5 175, और उसके बाद में 5 से कम 5, 5 से 5 कट गया, तो 4% का प्रॉफिट आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, तो वो वंदे मातरम एक्सप्रेस है, उसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, कथन आपको दे रखा है भी भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी इस वर्ष एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है, तो निष्कर्ष क्या निकल सकता है, तो वे भारत के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में आगे तो भारत के तो फिर सबसे अमीर व्यक्ति होंगे, बिल्कुल सही बात है, वे भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में नहीं है, तो इसको कैंसिल करो फिर, यानी पहला ही निष्कर्ष है वो इसका निकाला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, तो हवांग हो नदी को पीली नदी के नाम से जानते हैं। कहां पे, ये चीन के अंदर है भी, इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसके गुणनखंड करने हैं, आपको गुणनखंड करने हैं, तो ऐसे फैक्टर कीजिएगा जिसमें जोड़ने पे तो 11xy आने चाहिए और गुणा करने पर आपके पास में 24x² y² आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास में x² प्लस में 8 प्लस में ये आ जाएगा 8xy और प्लस का आ जाएगा आपके पास में 3xy और प्लस में आ जाएगा 24y²। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देख लो भी, 8 या 24 x का x के साथ में x² और y का y के साथ में y², कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे कॉमन आ गया आपका x कॉमन आ गया तो बच गया यहाँ पे x प्लस में x से x कैंसिल 8y, ठीक है। दूसरा आपके पास में यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, तो यहाँ पे प्लस का 3y कॉमन आ गया, प्लस का 3y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया आपके पास में x प्लस में 3 8 24, 3 8 24 और y से y² कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे बच गया y। अब एक तो हो गया आपके पास में x प्लस में 3y और दूसरा आपके पास में हो गया x प्लस में 8y, तो ये आपके पास में राइट आंसर होगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर कौन सा तत्व रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा एक है धातु है, पारा एक क्या है, धातु है, जो कि अपवाद के रूप में, बाकी सारी धातु है ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा है वो अपवाद के रूप में है। जैसे आपका ग्रेफाइट है वो क्या है, ग्रेफाइट अधातु है और अधातु वो विद्युत की कुचालक होती है भी, लेकिन कुचालक होती है लेकिन अपवाद के रूप में, ये क्या है, अपवाद है। इसी प्रकार से पारा है वो क्या है, अपवाद है भी, अपवाद के रूप में ये क्या है आपका लिक्विड द्रव के रूप में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी, तो ये कुवतुल इस्लाम मस्जिद हो जाएगा भी, कुवतुल इस्लाम मस्जिद है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 200 से कम होनी चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो 200 से कम और सबसे बड़ी है वो आपके 199 होगी फिर जस्ट, यानी 200 से कम है और 200 से नीचे जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी से क्या है वो बड़ी है एक प्रकार से, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सबसे बड़ी 200 से कम, तो वो 199 हो जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, तो वो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज,
4 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा, ये आता है 1 पे, ये आता है 4 पे, ये आता है 9 पे और ये आता है आपका 25 पे। अब इसके अंदर देखो भी कौन सा नियम लागू कर दिया इसने। अब यहाँ पे 1, 4, 9 और 25 तो एक प्रकार से ये स्क्वायर है, अभी 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, अब 4 की स्क्वायर 16, 16 पे आएगा फिर पी, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है, तो एस्टर कौन सा है भी, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3COO, यानी ये एक तो होता है CH3COOH, ये कौन सा होता है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल होता है भी, ये एसिटिक अम्ल होता है। और यहाँ पे C2H5 क्या होता है, तो C2H5, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं मैं तो ये हो जाएगा आपके पास C2H6 है, ये क्या होता है, तो ये होता है मेथेन, ये क्या होता है, मेथेन होता है। तो यहाँ पे ये इसके अंदर है वो मेथीन जोड़ दिया है एक प्रकार से, यानी एक हाइड्रोजन है वो इसमें कम हो गया तो मेथीन हो गया, ये मेथेन नहीं है, ये एथेन है अभी, एथेन के अंदर 2 कार्बन होता है, मेथेन के अंदर तो एक ही कार्बन होता है, CH4 होता है, जो ये क्या बन गया, एथीन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एस्टर पूछा है, तो एस्टर आपका राइट आंसर क्या होगा, जो एसिटिक अम्ल है वो क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। और एसिटिक अम्ल होता क्या है, तो CH3COOH होता है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जिसमें विटामिन सी में सबसे ज्यादा पाया जाता है भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो 2 से 12, 12 से 36, 36 से 80 हुआ है, तो पहले इसने कितना बढ़ाया भी, पहले इसने बढ़ा दिया 10, और फिर इसने कितना बढ़ाया 10 और 2 12, और फिर इसने बढ़ा दिया 24, और फिर इसने कितना बढ़ा दिया 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 3 44। अब देखो भी और कौन सा लॉजिक लग रहा है इसके अंदर, अगर अपन इसके अंदर देखें तो ये हो जाएगा 14, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो 0 और 4 40, तो इसके अंदर तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा अभी। दूसरा अगर अपन देखें यहाँ पे 6 से गुना कर दिया 12 हो गया, फिर 3 से गुना कर दिया, और फिर नहीं, ये भी लॉजिक नहीं है। उसके अकॉर्डिंग देखें, अब यहाँ पे 20 बचेगा भी, यानी इन दोनों के बीच में ये इस प्रकार से 2, 12, 36 और 80 आगे ये बताना, तो इन दोनों के बीच में 10 का गैप, इन दोनों के बीच में 24 का गैप, इन दोनों के बीच में 44 का गैप, और इन दोनों के बीच में कितने का गैप आ गया, तो ये 14 का गैप आ गया, और इन दोनों के बीच में है वो आपके पास में 0 और 2 20 का गैप आ गया। अब यानी यहाँ पे देखो भी 6 का गैप आना, तो यहाँ पे भी 6 का गैप होना चाहिए, फिर अंतर का अंतर है वो सेम है, तो यहाँ पे 6 का गैप होगा, तो ये कितने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और 6 26, यानी 26 का, और 26 अगर 44 में जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, फिर 80, और अगले वाली संख्या में कितना का अंतर होना चाहिए, 6 और 4 10, और 4 और 2 6 और 1 7, यानी 17 का अंतर होना चाहिए। तो 80 में 70 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। यहाँ पे क्या है, 6 का गैप चल रहा है, तो अंतर का अंतर है वो क्या है, एक प्रकार से सेम चल रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 रुपए की राशि 2 वर्ष में 1348.32 हो जाएगी, 1348.32 हो जाएगी। अब इसके अंदर अपन देखें एक प्रकार से भी, ये आपको क्या दे रखा है, 1200 दे रखा है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, और ये राशि है वो 1348.32 है, और समय आपको कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, तो इसका मतलब ये 1200 और ये आपकी 1348.32 किसी न किसी संख्या की क्या है, सुकेर है, वर्ग है। अब अगर यहाँ पे क्या करना है आपको इस प्रकार से, तो ये मिश्रधन आपको लिखना है ऊपर 1348.32, और जो आपका मूलधन है वो लिखना है इसके नीचे। अब यहाँ पे 1200 है ना, तो 1200 का 1200 रख दिया, उसके बाद में पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या है 100 और लग जाएगा भी। अब देखो भी इसको काटो, ऊपर वाले को अगर मैं काटूं 4 से काटो तो 4 से कट जाएगा भी ये, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, यानी ये आ जाएगा 300, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 1, 4 तिया 4 से काट रहा हूँ 3 आएगा, 4 तिया 12 1, 4 तिया 12 2 28, 4 7 28, 0 4 8 32, उसके बाद में फिर 4 से काट दो, ये 4 से काटोगे तो ये 25 बार कट जाएगा,
और 25 चौका 100 और ये कर जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 आठे 32, 4 आठे 32 बच गया 1 17, 4 चौके 16 बच गया 1 10, 4 2 8 और बच गया 2 4 7 28, 84 27 और उसके बाद में किसी से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है क्या, ये 3 से 7 2 9 8 और 4 12 कट जाएगा भाई, ये आपका 100 बार चला जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 3 2 6 बच गया 2 24, 3 8 24 और 0 3 निम 27, उसके बाद में नीचे क्या है ये 2500 अभी। अब देखो भी ये ऊपर वाला यानी 2809 और नीचे वाला 2500 है वो तो क्या है 50 की स्क्वायर है और 2809 है ये क्या है 53 की स्क्वायर है। अभी देख लेना 53 की स्क्वायर है 2809 देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 53 इंटू 53 करवा के देखेंगे भी। तो 53 इंटू 53 तो ये आपके पास में 2809 आता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है भी 2 वर्ष समय दे दिया तो इसका मतलब आपको प्रूव हो गया भी ये क्या है किसी न किसी की क्या है स्क्वायर है। अब पहले संख्या थी, पहले जो राशि थी आपके पास में 50 थी और अब वो राशि कितनी होगी 53 होगी। तो कहने का मतलब 3 की वृद्धि होगी, 3 की वृद्धि हुई कितने पे 50 के ऊपर और इंटू 100, 50 से कम 50, 50 2 100, 3 2 6 तो यहाँ पे 6% क्या आ जाएगी रेट आ जाएगी। इस प्रकार से ज्ञात करो। अभी आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है ए बी के मुकाबले, ए बी के मुकाबले 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। ए है वो बी के मुकाबले 2 गुनी तेजी से कार्य करता है, ये 1 करता है तो ये क्या है 2 कार्य कर देता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर देते हैं और बी उसी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो ए 1 दिन में 2 कार्य करता है, बी 1 दिन में 1 कार्य करता है, दोनों मिलकर के 1 दिन के अंदर 3 कार्य करते हैं। तो 12 दिन के अंदर कितना कार्य करते हैं 12 या 36, तो टोटल 36 कार्य करते हैं। वो बी है वो इस 36 कार्यों को कितने दिन में करेगा। देखो बी 1 दिन के अंदर 1 कार्य करता है, 36 दिन के अंदर 36 ही कार्य करेगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या है। तो व्युत्क्रम क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे a/b है, इसका व्युत्क्रम क्या है तो b/a हो जाएगा। इसी प्रकार से 5/14 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा तो माइनस का 14/5 यानी माइनस तो है ही इसमें, तो माइनस का 14/5 आ जाएगा। अब इसको गुणा करवा दो, 14 2 28 और 11 5 55 और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा 28/55 वो भी माइनस का। 31 नंबर क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी ये। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, यदि 7 सही 8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाए तो उसका अंश 70 प्लस में x हो जाता है, तो x का मान आपको बताना है। अब देखो भी इसको क्या है फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करो। 9 7 63, 63 और 8 कितने होते हैं 71 होते हैं, 71/9 आ गया। ये क्या आ गया आपके पास में 71/9। अब इसने बोला भी उसका अंश यानी इसको क्या है मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाता है ना, यानी 71/9 के अंदर परिवर्तित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तो उसका जो अंश है वो हमारे अनुसार तो 71 है, लेकिन वो बोल रहे हैं उसका अंश है वो 70 प्लस में x हो जाता है। अब x का मान बताना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 70 इधर आएगा तो ये बचेगा 1, 71 में से 70 जाएगा तो 1 बचेगा, तो x का मान 1 आ गया। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है, तो वो मत्स्य उत्पादन से है। नी से नीली और मैं से मत्स्य उत्पादन या फिर मछली उत्पादन कर सकते हैं आप। नीम इस प्रकार से याद रखो, नीम, नी से नीली और मैं से मछली उत्पादन या फिर मत्स्य उत्पादन। आगे देखो भी कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है, तो D से हो जाएगा डाटा और D से हो जाएगा डेफिनेशन और L से हो जाएगा लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी 200 ग्राम है वो 1 केजी का कितना भाग होता है। 200 ग्राम रख दिया, 1 केजी में कितने होते हैं भी 1000 ग्राम होते हैं, तो 200 ग्राम है वो 1000 ग्राम का कितना भाग होता है, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। कितना भाग पूछा है, प्रतिशत नहीं पूछा, तो यहाँ से ये हटा दो भी, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, तो 1/5 भाग होता है भी, 1/5 भाग होता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली जो क्वांटिटी है ना वो आपको ग्राम में दे रखी है, तो केजी को भी आपको क्या करना पड़ेगा ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है भी, कौन सी अर्थव्यवस्था है मिश्रित है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने सैन्य दल का नेतृत्व किया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, इसको क्या करना है, आपको अवरोही क्रम में सेट करना है। अवरोही क्रम होता है क्या? तो बड़े से छोटा क्रम होता है। अब 2/5 है और 1/3 है, इस फ्रैक्शन का आपको क्या करना है, कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन करोगे तो 2 तिया 6 और 5 से कम 5, तो क्या है, 6 बड़ा है, तो इसका मतलब 2/5 है वो क्या, बड़ी भिन्न है। अब 2/5 का आपको 3/7 के साथ में कंपैरिजन करोगे तो ये जो 7 2 14 और 5 तिया 15, तो बड़ी कौन सी है? बड़ी आपकी भिन्न है वो 3/7 है। तो बड़ी भिन्न सबसे 3/7 है, अवरोही क्रम में लगाना सबसे बड़ी भिन्न। उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा उससे छोटी तो 2/5 और उससे छोटी 1/3। तो ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो उस रोबोट का नाम है दक्ष। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, 8 छात्र हैं आपके सामने, अनी, बिन्नी, सीना, दिया, ईवा, फिन और गिम तथा हज उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। अब जरूरी नहीं भी इसी क्रम में हो, केवल 4 मित्र सिन्ना और बिन्नी के मध्य में है। तो ये रही सिन्नी और सिन्ना, और ये आपका 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगी आपकी बिन्नी के मध्य में है। सिन्नी या फिर बिन्नी में से एक क्या है, एक छोर की पंक्ति के एक छोर पे बैठा है, या तो सिन्नी बैठी है या फिर आपका बिन्नी बैठी है, यानी एक है वो एक छोर के ऊपर बैठा है। बिन्नी तथा अन्नी के मध्य में केवल 3 व्यक्ति हैं। बिन्नी और अन्नी के मध्य में केवल 3 व्यक्ति हैं। उसके बाद में टोटल व्यक्ति कितने हैं? 8 है, 1 2 3 4 5 और 6 आगे। तो इसका मतलब है वो अन्नी है वो यहाँ पे आएगी भी, अन्नी और गिन्नी के मध्य बिन्नी तो ये रही भी, और अन्नी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ए से अन्नी हो जाएगी। अन्नी और बिन्नी के बीच में 3 व्यक्ति है तो 3 व्यक्ति आगे। गिम और हज के मध्य केवल 2 छात्र बैठे हैं। दिया अन्नी के दाएं बगल में बैठी है, दिया है वो अन्नी, अन्नी ये रही दाएं बगल में, तो दिया यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में अन्नी हज के बाएं 5वें स्थान पर है। अन्नी है ना वो हज के बाएं बैठी है, तो हज के बाएं बैठी है तो हज को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ भी, और 1 2 3 4 और 5, 5वीं कौन बैठी है आपकी? अन्नी बैठी है, तो इसका मतलब हज आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी, गिम और हज के मध्य में केवल 2 व्यक्ति है, तो गिम और हज के बीच में 2 व्यक्ति है, तो गिम जैसे जी से गिम बन जाएगा, तो यहाँ पे गिम आ जाएगा। अब देखो एक व्यक्ति, यानी मैंने इसको एक छोर पे माना, यानी सिन्ना को एक छोर पे माना है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति और आएगा भी। टोटल 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 है। एक व्यक्ति यहाँ पे आएगा और एक व्यक्ति यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों व्यक्तियों का आपको पता नहीं है भी। अब इनके बीच में एक तो आपका ईवा बच गया, यानी ईवा आएगा यहाँ पे, और एक आपका बच गया फिन, एक फिन आएगा। अब इसने बोला है बी विकल्प में बिन्नी के बाएं बगल में कौन है? बिन्नी ये रहा भी, बिन्नी का बायां बगल ये होगा, या तो ईवा आएगा या फिर फिन आएगा। तो यहाँ पे एक ही दे रखा है ईवा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईवा हो जाएगा भी। फिन दे नहीं रखा, फिन दे रखा होता तो इसमें अपन ये बोलते भी इनमें से कोई पता नहीं है या फिर जानकारी अधूरी है, या फिर ईवा और फिन दोनों हो सकते हैं, या तो ईवा आएगा या फिर फिन आएगा, लेकिन आपको फिन दे नहीं रखा तो इसका मतलब ईवा आएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि एक घन की भुजा है वो आपको 9√3 दे रखी है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा होता है। √3 भुजा कितने आपके पास में? 9√3 है। अब 9 का 9 और √3 का √3 के साथ में गुणा 3 ही होता है, 9 3 27, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 27 सेंटीमीटर है वो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। अगला देखो भी, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो वो आपका हो जाएगा UNFPA। UNFPA जो निकाय है वो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। एक वर्त की त्रिज्या r बराबर 36 सेंटीमीटर दे रखा है और वर्तखंड की चाप की लंबाई आपको l दे रखी है। यदि 4l बराबर 3r है तो वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको क्या है, चाप की लंबाई दे दी और त्रिज्या दे दी, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, l इंटू r अपॉन में 2, l इंटू r अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या अपॉन में 2। ये क्या है, इसका वर्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहां से आपको l निकालना है। l निकालोगे तो 4l बराबर में आपको हिंट दे रखी है 3r होता है, 3 और r का मान कितना है 36 है। तो यहाँ पे 4 इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 निम 36, तो ये l का मान आपके पास में कितना आ गया 27 आ गया। तो यहाँ पे रख दो 27 इंटू 36 अपॉन में 2, तो 2 एकम 2 और 18 2 36, तो यहाँ पे 18 को 27 के साथ में गुणा करवाओगे तो 486 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2023 का। अगला है हुड़किया बोल लोक नृत्य। हुड़किया बोल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो वो उत्तराखंड यानी यूके से, भी उत्तराखंड से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। P का मान है वो अभाज्य गुणनखंड आपको, यानी अभाज्य संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्याएं हैं, A है इंटू M है इंटू R है। उसके बाद में Q का जो वैल्यू दे रखी है आपको B इंटू M इंटू 2 इंटू R है। तो अब आपको जहां A B M और R है वो क्या है, विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो P और Q का महत्तम समावर्ती यानी आपको HCF ज्ञात करना है, और HCF क्या होता है, दोनों के अंदर कॉमन आना चाहिए। तो दोनों के अंदर कॉमन M यहाँ पे आया, M यहाँ पे आया तो M हो जाएगा एक, तो दूसरा यहाँ पे R आया है और यहाँ पे R आया तो एक R हो जाएगा। और क्या है भी, तो आपका MR हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा MR, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कोई कॉमन आ नहीं रहा, और ये क्या है, विषम और अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याएं हैं, जो कॉमन आएगी वही आपका राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखो भी, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो वो की जाती है आपका संबंधित बैंक, यानी भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर है वो संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है भी, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, राम ने सोहन की तरफ इशारा किया, ये आपका राम है और ये सोहन है। तो राम ने सोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ का, वह इसकी माँ का, इसकी माँ के पिता, इसकी माँ के पिता का मतलब उसके नाना का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, ये पुत्र है भी इसके नाना का, तो इसका मतलब इसकी माँ का भाई हो गया, और ये इसका क्या लगा भी, ये इसका मामा लगा। तो सोहन का राम की माँ से क्या संबंध है, तो सोहन का है वो राम की माँ के साथ में भाई का संबंध है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखो भी, इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर जिसे यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो वो है कामिनी। कौन सा है भी, कामिनी नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें विश्व का एकमात्र नाभिकीय रिएक्टर है कामिनी, जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया जाता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो एक समूह में A B C और D 4 व्यक्ति हैं, जिनमें से 1 से 10 के बीच एक संख्या का चयन करना है, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक ही संख्या का चयन करता है और वो 1 और 10 के बीच में होती है भी। वो संख्या कौन सी है, 1 और 10 के बीच में है। कोई भी 2 व्यक्ति एक संख्या नहीं चुन सकते, कोई भी 2 व्यक्ति है वो एक संख्या नहीं चुन सकते। A द्वारा चुनी गई संख्या का घन, A द्वारा चुनी गई संख्या का घन और C द्वारा चुनी गई संख्या का वर्ग निर्धारित संख्या सीमा के अंदर है। अब देखो भी, A कोई एक ऐसी संख्या चुनता है भी जिसके द्वारा जो उसका घन है वो जो 1 और 10 के बीच में ही आता है, और C ने जो संख्या चुनी है उसके जो वर्ग है वो भी क्या है, 1 और 10 के बीच में ही आता है। तो यहाँ पे एक तो ऐसी संख्या आपकी 1 है और एक आपकी ऐसी संख्या 2 है, 3 का घन तो 27 हो जाता है। या तो A ने 1 को चुना या फिर A ने 2 को चुना, 2 को चुनेगा तो इसका 2 का जो क्यूब होता है, घन होता है, वो 8 होगा। उसके बाद में C द्वारा चुनी गई संख्या का वर्ग निर्धारित संख्याओं की सीमा के अंदर ही है। B द्वारा चुनी गई संख्या C द्वारा चुनी गई संख्या से केवल 1 अधिक है,
ठीक है, बी ने जो संख्या चुनी है, बी द्वारा चुनी गई संख्या है वो सी द्वारा चुनी गई संख्या से केवल एक अधिक है, और डी द्वारा चुनी गई संख्या चारों द्वारा चुनी गई संख्या में से सबसे छोटी है। तो मैं मान लेता हूं भी यहां पे, यानी ए ने 2 चुन लिया, फिर 2 का जो घन होगा वो 8 होगा, तो डी सबसे, सभी ने जो संख्या चुनी है उससे सबसे कम है वो डी के पास में, तो डी ने ए को चुना। उसके बाद में इसने बोला भी बी द्वारा चुनी गई संख्या है वो सी द्वारा चुनी गई संख्या से एक अधिक है, तो यहाँ पे सी ने फिर 3 को चुना, फिर और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जो कि 1 और 10 के बीच में है, तो फिर बी है वो क्या है, सी से एक ज्यादा है, तो यहाँ पे बी ने चुना फिर 4। तो इसमें बोला भी डी ने इनमें से कौन सी संख्या चुनी है, तो डी ने 1 नंबर संख्या चुनी है, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2019 का। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे हैं। अभी क्या है, 1:30 बजा है, 1:30 बजा, तो इसका मतलब आपकी जो घंटे वाली सुई है वो 1 और 2 के बीच में होगी, और मिनट वाली जो सुई है वो कितने पे होगी, 6 के ऊपर होगी, यानी ये दक्षिण में होगी और ये आपका उत्तर और पूर्व के अंदर होगा। उसके बाद में इसने बोला भी 30 मिनट बाद, यानी निहाल की जो कंडीशन है वो, निहाल की कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 30 मिनट के बाद में 30 मिनट के बाद में मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब 30 मिनट के बाद में वो वापस 12 के ऊपर आ जाएगी, 12 के ऊपर आ जाएगी और 2 बज जाएगा, 2 बज जाएगा तो 12 के ऊपर आएगी, तो मिनट वाली सुई है वो उत्तर दिशा में हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बहुत पुराना क्वेश्चन अभी, क्वाशियारकोर रोग होता है। अभी प्रोटीन की कमी से क्वाशियारकोर रोग होता है। बेरी है वो विटामिन बी की कमी से होता है, B1 की कमी से, यानी थायमिन की कमी से। सक्करवी है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेटस है वो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यहां पे आपको P और Q का मान है वो आपको क्या है, मानना है। अब देखो भी 24P 12Q और 13 और बराबर ये 15 बन रहा है। अभी कैसे बन रहा है, अगर P का मान में भाग मान लूं और Q का मान है वो क्या मान लूं, प्लस मान लूं, तो 12 एकम 12, 12 2 24, और फिर ये 2 आ गया, 2 है वो 13 के अंदर जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देखो भी 16 Q का मान प्लस है 56, और P का मान है वो भाग है 14, 14 कम 14, 14 चौके 56, और 16 और 4 20, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से 87 P का मान कितना है, अभी P का मान आपको भाग मानना है 29, और Q का मान है वो प्लस मानना है 22, तो 29 से कम 29 और 29 30 87 होता है, और 3 को 22 के साथ में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको जोड़ो भी, पहले जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 और 7 कितने होते हैं, यहां से जोड़ लो, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, तो ये हो गया 9, फिर क्या है मल्टीप्लाई का निशान, फिर हो जाएगा 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितने हो जाएंगे भी, तो 9 और 7 है वो 16 हो जाएंगे भी, 16 आ गया, इंटू, उसके बाद में यहाँ पे इंटू का निशान है, फिर देखो भी 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, तो ये आ जाएगा 25 में, और यहाँ पे क्या है रूट में चल रहा है भी, तो 9 है वो तो 3 के रूप में बाहर आ जाएगा, 16 है वो 4 के रूप में बाहर आ जाएगा, और 25 है वो 5 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 4 3 12 और 12 5 60, तो कितना आ जाएगा 60, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है वो आपको 3:2 दे रखा है, भी 3:2 दे रखा है। अब इसके अंदर है वो, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिली, ये आपको बताना है। देखो भी, मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रतिशत है तो मैं मान लेता हूँ भी 3 के अकॉर्डिंग मानूं तो मैं मान लेता हूँ 300 और 200 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 100 से गुणा किया है, और अनुपात के अंदर है तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 3:2 ही आएगा। अब देखो भी 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली, भी टोटल 300 थे आपके पास में, उसमें से 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली, 300 का 20% आप निकाल लो, भी निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 20 या 60 यानी 60 लड़कों को छात्रवृत्ति मिल गई। 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली, 200 थी लड़कियां कुल, और उनका 25% निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 से 2 0, और ये हो जाएगा 50। तो कहने का मतलब 50 लड़कियों को और 60 लड़कों को छात्रवृत्ति मिली। अब इसके अंदर आपको ये बताना है भी छात्रवृत्ति नहीं मिली,
तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली? तो यहाँ पे देखो भी टोटल थे 300 में से 60 को मिल गई, कितने को नहीं मिली? तो आप बोलोगे सर 240 को नहीं मिली। और यहाँ पे टोटल थे 200, उसमें से 50 को छात्रवृत्ति मिल गई, तो कितने को नहीं मिली? फिर 50 को छात्रवृत्ति मिली, तो यहाँ पे 150 को छात्रवृत्ति नहीं मिली। फिर तो टोटल कितना होगा? 0, 9, 3 यानी 390 हो गया। 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिली। 390 है वो टोटल का कितना प्रतिशत है? टोटल है कितना? 500। तो 500 कर दो इंटू 100% निकालना है। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कम 5 और 5 7 35, बच गया कितना? ये बच गया 4 40, 5 8 40, तो ये 78% हो जाएगा अभी। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 60 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी निर्मित और निर्यातित वस्तुओं का प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार, जिसे अपन बोलते हैं सेरा ए अदल की स्थापना किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी भी। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे भी? तो वे ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्मोक बम फेंके थे भी। कहाँ पे फेंके थे? तो ये दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में फेंके थे। तो ये किसका विरोध कर रहे थे? तो ये है वो आपके ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक हैं। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक है, कौन कौन से हैं? तो कंट्रोल यूनिट, और जिसे सीयू बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है मेमोरी। तो सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक मेमोरी होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे 2022 के अंदर आपके ग्रुप डी का पेपर हुआ था, जिसमें 99 पारियों के अंदर आपके पेपर हुए थे। तो ये टोटल मैंने आपको सभी इसी चैनल के ऊपर करवा रखे हैं, सारे के सारे पेपर करवा दिए ग्रुप डी के, और उसका लिंक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के उन क्लासों को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो भी आपको एक त्रिभुज दे रखा है ABC, एक त्रिभुज है जिसमें C कोण है वो आपको क्या है? समकोण बता रखा है, जहां CD लंब है किसके ऊपर है? अभी CD लंब है AB के ऊपर, और कोण A है वो आपको क्या है? 55 डिग्री बता रखा है। तो आपको बताना है कोण ACD बताना है। अब यहाँ पे देखो भी आप इस प्रकार से समकोण एक त्रिभुज बनाना है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं भी, मॉडिफाई करेंगे तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और इसके अंदर है वो C कोण है वो क्या है? समकोण है। तो ये समकोण हो गया C कोण, तो ये हो गया A और ये हो गया आपका B। अब इसमें CD है वो क्या है? AB के ऊपर लंब है, तो यहां से ये क्या आ गया? आपका AB के ऊपर लंब आ गया। इसका मतलब ये 90 डिग्री का बन गया यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है? D है आपका। अब ये कोण आपको क्या है? 55 डिग्री का दे रखा है, और पूछ क्या रखा है? तो पूछ आपको ये कोण रखा है, ये कोण कितने डिग्री का है ये पूछ रखा है, कोण ACD यानी ये कोण पूछ रखा है आपको, ये कितने डिग्री का है। अब देखो भी आपको पता है भी यहाँ पे ये कोण आपको लंब के बारे में बता रखा है भी, ये क्या है? लंब है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 होता है। तो 2 कोण आपके पास में पता है भी, एक तो 90 और एक 55, दोनों को जोड़ लो 5 और ये हो जाएगा 145, और तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो 180 में से 145 घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, तो 35 डिग्री का बचेगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन है वो विद्युत ऊर्जा को माइक्रोफोन है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है अभी। और लाउड स्पीकर होता है ना, लाउड स्पीकर वो क्या होता है? डीजे बोलते हैं जिसको, ये इसका विपरीत होता है अभी। वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, और माइक्रोफोन है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है। अब यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के अंदर कौन चेंज करता है? एक प्रकार से
यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के अंदर कौन चेंज करता है, या फिर ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा इस प्रकार से गोल एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं भी डीजे है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर देगा, भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा जैसे मोटर होती है ना, मोटर बोलते हैं आप, जैसे पानी वाली मोटर होती है तो जो अपने बोरवेल से पानी निकालती है, तो वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अब यांत्रिक ऊर्जा वो एक प्रकार से गोल गोल घूमने वाली ऊर्जा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा की जगह अगर विद्युत ऊर्जा आया होता तो वो ध्वनि ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है, तो वो आपका लाउड स्पीकर हो जाता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये लाउड स्पीकर, ये रहा डीजे, आपका डीजे है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा वो आपका माइक्रोफोन करेगा भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है, तो वो आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, तो ये 1978 के अंदर हुआ था भी, और उसमें क्या है, आपका संपत्ति का अधिकार था उनका उन्मूलन से संबंधित है, ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था भी मौलिक अधिकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लास को लाइक करें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं भी, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना भी। 67 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है भी चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना गया, तो एनालिटिक इंजन के नाम से जाना गया भी, एनालिटिकल इंजन के नाम से, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, दो संख्याओं का आपको लघुत्तम समावर्ती 78 दे रखा है, उसका महत्तम समावर्ती आपको 13 दे रखा है, तो उनमें से एक संख्या आपको 26 दे रखी है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको पता है फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है भी, एचसीएफ होता है। अब यहाँ पे पहली संख्या आपको दे रखी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या आपको 26 दे रखी है, दूसरी संख्या मैं एक्स मान लेता हूँ, और एलसीएम 78 है और एचसीएफ 13 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 26 यहाँ पे गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 13 कम 13, 13 2 26, 2 एकम 2, और 39 दुए 38 होते हैं, सॉरी 39 दुए 78 होते हैं, तो यहाँ पे x का मान 39 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, आपने कहानी सुनी होगी, मैंने तो 10th क्लास में पढ़ी थी, बेल वाली कहानी थी भी, 2 बेल, ठीक है, जो कि स्वतंत्रता के ऊपर लिखी गई थी, बढ़िया कहानी थी भी। और हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था भी, तो धनपत राय, मूल नाम क्या है, धनपत राय आपका राइट आंसर होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न का मतलब होता है बीच के अंदर भोजन देना, मध्याह्न बीच के अंदर यानी आधे पार्ट के अंदर भोजन देना, किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है भी, यानी शिक्षा मंत्रालय के अंदर एक प्रकार से अपन ऐसे समझे भी स्कूलों के अंदर है वो हाफ टाइम हो जाता है, तो उसमें क्या है भोजन दिया जाता है ना, सरकारी स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे ही हाफ टाइम हो जाता है, हाफ टाइम के बाद में आधे घंटे का जो आपका इंटरवल होता है, तो उसके अंदर है वो भोजन दिया जाता है भी, ठीक है, और उसके बाद में हाफ टाइम के बाद में दोबारा स्कूल लग जाता है, तो वो मध्याह्न भोजन योजना है जो कि शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो भी, उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं ये, और यहाँ पे ये आपको शीर्ष दे रखे हैं, मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, ये लो एक त्रिभुज है आपका, इनके शीर्ष आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक तो शीर्ष आपका A और ये हो जाएगा B + C, ठीक है, और यहाँ से शीर्ष बनाने के अकॉर्डिंग अपन थोड़ा सा फॉर्मूले के तरफ चलते हैं। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, जब त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हो, जब त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हो तो उस समय आपको क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करने का बोले तो फॉर्मूला होता है 1/2 और ब्रैकेट x1 और उसके बाद में ये हो जाएगा y2 माइनस में y3, ठीक है, और
प्लस में x2 और ये हो जाएगा y3 माइनस में y1 और उसके बाद में प्लस का आ जाएगा आपके पास में x3 और ये आपके पास में हो जाएगा y1 माइनस में y2 y1 माइनस में y2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है भी। अब देखो भी यहाँ पे मान रख दो, मान रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे देखें भी ये आपका x1 का मान है, ठीक है, और ये आपका x2 का मान है और ये आपका x3 का मान है, ये आपका y1 का मान है और ये आपका y2 का मान है और ये आपका y3 का मान है। अब यहाँ पे मान रख दो 1/2 और x1 का मान कितना है भी a है तो a रख दो और y2 का मान कितना है तो y2 का मान है b माइनस सी, y2 का मान है b माइनस सी और माइनस का निशान लगेगा बीच में। उसके बाद में y3 का मान कितना है तो y3 का मान है c तो c रख दो, प्लस का निशान x2 का मान कितना है भी तो x2 का मान है वो आपके पास में a है तो a रख दो और उसके बाद में y3 माइनस में y1 तो y3 का मान कितना है c और माइनस का निशान आएगा बीच में और फिर ये बन जाएगा b प्लस में c, b प्लस में c यानी y1 का मान b प्लस में c है और प्लस में x3 का मान क्या है तो माइनस का a है भी, माइनस का a है और उसके बाद में यहाँ पे y1 का मान कितना है तो ये है b प्लस में c और माइनस का निशान आएगा और y2 का मान कितना है तो y2 का मान है वो आपके पास में आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रख दो भी तो ये हो जाएगा b माइनस में c, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो 1/2 का तो 1/2 ही आएगा। अब देखो भी यहाँ पे माइनस का c और ये माइनस का c, माइनस का c और माइनस का c कितना बन गया, ये बन गया आपके पास में माइनस का c। एक प्रकार से इसमें आप मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा आपके पास में ये कितना बनेगा तो ये बनेगा b माइनस में 2c, b माइनस में 2c यानी c और c 2c हो गए तो b माइनस में 2c बन गया तो ये a का इसके साथ में गुणा होगा तो ये होगा ab, ये तो प्लस का आएगा और माइनस का 2ca ये बन गया, ठीक है। उसके बाद में बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। अब इस a का यहाँ पे माइनस क्या है बाहर है और ब्रैकेट यानी c ब्रैकेट के अंदर माइनस का गुणा करवाओगे तो c माइनस में b और माइनस का c हो जाएगा तो ये प्लस का c है और ये माइनस का c है तो ये कैंसिल हो जाएगा भी और a का b के साथ में गुणा होगा तो ये कितना क्या बन जाएगा तो माइनस ab बन जाएगा भी, ये आपका माइनस ab बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले से क्या है a है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस का b बनेगा और प्लस का c बन जाएगा भी तो ये माइनस का b और ये प्लस का b कैंसिल हो गया और बच गया क्या यहाँ पे 2c बच गए यानी 2c वो भी प्लस के। अब ये माइनस का है, ये क्या है यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का है तो माइनस लगेगा, माइनस का 2ca बन गया। अब देखो भी ये तो माइनस का है और ये आपका क्या है प्लस का है तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है 2c है और यहाँ पे क्या है 2c है तो ये कितने हो गए भी 4ca या फिर 4ac लिख दो या फिर 4ca और आपके पास में चल क्या रहा है तो 1/2 चल रहा है तो 2 एकम 2 और 2 दुआ 4, 2 एकम 2 2 दुआ 4 तो आपके पास में क्या आ गया 2ac लिख दो या फिर 2ca लिख दो, एक ही बात है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस यानी ये हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा ये 4ca बन गया या फिर 4ac लिख दो, एक ही बात है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 72 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का है वैसे और हमें दे रखा है tan a अपॉन में 1 माइनस में cot a प्लस cot a अपॉन में 1 माइनस में tan a को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो tan और cot दे रखा है उसको sin cos की टर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन इसको sin cos की टर्म में चेंज करते हैं। तो देखिएगा tan बराबर क्या होता है, अपन जानते हैं कि sin बटा cos होता है तो मैं इसको लिखूंगा sin a बटा cos a। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 1 माइनस में cot को क्या लिखेंगे cos a बटा sin a प्लस cot को लिखेंगे cos बटा sin और tan को लिखेंगे, ये 1 माइनस में tan है तो tan को लिखेंगे sin a बटा cos a। अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो बनेगा हमारे पास में sin a बटा cos a
नीचे हमने एलसीएम ले लिया साइन ए, क्या ले लिया अभी, साइन ए एलसीएम ले लिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास में साइन ए माइनस में कॉस ए प्लस ये हमें दे रखा है कॉस ए बटा साइन ए अपॉन में इसका एलसीएम ले लिया हमने कॉस ए, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस में साइन ए, ये बनेगा साइन बटा कॉस। जैसे अपन जानते हैं कि a बटा बी बटा सी बटा डी होता है, तो इसको अपन लिखते हैं a बटा बी और ये d ऊपर चला जाता है, c नीचे आ जाता है, इस रूप में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बन गया a बटा बी बटा सी बटा डी, तो इसको अपन क्या लिखेंगे बताओ, इसको लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए गुणा में साइन ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा साइन ए माइनस में कॉस ए, बीच में साइन है प्लस का, इसको लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए और इसका कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ए बटा ये हो जाएगा आपके पास में कॉस ए माइनस में साइन ए, समझ रहे हो। तो साइन और साइन का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में यहां पे कॉस है ही, कॉस ए, ब्रैकेट में क्या दे रखा है साइन ए माइनस में कॉस ए। अब देखो इसके नीचे कॉस ए माइनस में साइन ए दे रखा है, अपन इसको साइन ए माइनस में कॉस ए बनाएंगे तो इससे मैं माइनस कॉमन ले लूं तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे चल रहा है साइन ए। अब ब्रैकेट में cos माइनस ए नहीं रहेगा, अब हो जाएगा माइनस, हमने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा साइन माइनस में cos, क्या बन जाएगा साइन माइनस में cos, यानी माइनस कॉमन ले लिया, इसका मतलब जो प्लस का था वो माइनस का और माइनस का था वो प्लस का चेंज हो गए। इतनी बात समझ में आई। अब इनसे कॉमन क्या आ रहा है, दोनों से हर से कॉमन आ रहा है एक बटा साइन ए माइनस में cos ए कॉमन आ गया, इज दैट क्लियर। लेकिन यहां पे बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस में ये बन गया कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए। अब देखो इसका दोबारा एलसीएम लेता हूं मैं, साइन ए गुणा कॉस ए, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो फिर नीचे ही लिखना पड़ेगा हमें। तो देखो ये बन जाएगा एक बटा साइन ए माइनस में कॉस ए, एलसीएम आ गया इसका, ये आ गया साइन ए डॉट कॉस ए, साइन का गुणा साइन स्क्वायर के साथ में करें तो ये बन जाएगा साइन का क्यूब ए माइनस में कोस का गुणा कोस स्क्वायर के साथ में करें तो ये बन जाएगा कोस का क्यूब ए। इज दैट क्लियर। अब ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब क्या होता है, ए माइनस में बी, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो साइन की क्यूब माइनस में कोस की क्यूब को ओपन करेंगे तो पहले तो इसको लिख देते हैं एक बटा साइन ए माइनस में कोस ए, इसको लिखेंगे ना तो ये लिखेंगे साइन ए माइनस में कॉस ए, और फिर हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, अच्छा, और प्लस में है कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है साइन ए डॉट कॉस ए, तो साइन माइनस में कॉस, साइन माइनस में कॉस कट गया। ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए हमेशा क्या होता है एक, प्लस यहां पे चल रहा है साइन ए कॉस ए, और नीचे चल रहा है साइन ए डॉट कॉस ए। अलग अलग में भाग दे दो, अलग अलग में भाग दोगे तो ये बन जाएगा एक बटा एक में भाग देंगे तो एक बटा साइन डॉट कॉस, प्लस में यहां पे है साइन डॉट कॉस और नीचे भी है साइन डॉट कॉस,
तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, 1/sin क्या हो जाता है, 1/sin कोसेक ए हो जाता है, 1/cos क्या हो जाता है, सेक ए हो जाता है, प्लस में ये रिजल्ट बच गया 1। तो ये कौन से ऑप्शन में देख लेते हैं, 1 + कोसेक ए सेक ए, 1 + कोसेक ए सेक ए, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, अगर आप 1-2 बार इसको निकाल लोगे तो ये इजी हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा 1-2 स्टेप बीच में आप अगर नहीं लोगे तो भी ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। भी 1 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, 72 के कितने 1/3 होंगे? 72 के कितने 1/3 होंगे? तो 72 के कितने 1/3 होंगे? अब 1/3 का मतलब समझो भी आप, एक का यानी नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना वो टोटल को दर्शाती है। ये क्या है, टोटल को दर्शाती है। और जो करंट में चल रही है वो ऊपर वाली जो संख्या है वो दर्शाएगी। यानी कहने का मतलब है भी एक का जो मान है वो 72 है। यहाँ पे एक का मान क्या है, 72 है। आपको चाहिए क्या, टोटल का मान यानी 3 का मान चाहिए। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 3 7 21। तो यहाँ पे 72 के कितने 1/3 होंगे? तो 216 होंगे भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको भारत का राष्ट्रपति है वो नियुक्त नहीं करता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करता है, बिल्कुल सही बात है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त करता है, बिल्कुल सही बात है। और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनको भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी सही है। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर 100 ये आ गया 10 की स्क्वायर, 64 8 की स्क्वायर, 36 6 की स्क्वायर। अब क्या आएगा, यानी सम की स्क्वायर चल रहा है और घटते हुए क्रम में चल रहा है तो 4 की स्क्वायर आएगा। 4 की स्क्वायर यानी 16। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। 5 दोस्त सोहन, मोहन, रोहन, अली, सलीम 5 अलग अलग खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं है। सोहन को फुटबॉल पसंद है, एस से सोहन हो गया और एफ से फुटबॉल पसंद है, लेकिन क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भी। अली और रोहन पक्के दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अली को बैडमिंटन पसंद है तो ए से अली आ गया और बी से बैडमिंटन पसंद है। मोहन को क्रिकेट पसंद है तो एम से मोहन बन गया और सी से क्रिकेट बन गया। और इनमें से हॉकी किसको पसंद है? फिर आदमी तो 2 बच गए आपके, एक तो रोहन बच गया और एक आपका बच गया रोहन, और एक कौन बच गया अभी, मोहन तो आ गया, रोहन और सलीम, सलीम भी, हाँ सलीम बच गया। एक तो रोहन और एक सलीम। तो क्रिकेट हॉकी कौन पसंद करेगा? तो हॉकी या तो आपका रोहन पसंद करेगा या फिर आपका सलीम पसंद करेगा। तो या तो रोहन या फिर सलीम, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य से भिन्न है। ये 8 की क्यूब है भी, ये 9 की क्यूब है और ये 7 की क्यूब है और ये 16 की स्क्वायर है। तो 256 है वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर है, एक वर्ग है, बाकी सारे के सारे क्यूब है यानी घन है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है भी। अब यहाँ पे देखो भी 2 है, 2 से 10 हुआ और 10 से 30 हुआ। इस प्रकार से 2 सीरीज चल रही है इसके अंदर। 2 सीरीज कौन सी चल रही है? अब देखो भी 2 से 10 हुआ, 10 से 30 हुआ, 30 से और 68 हुआ और 68 से आगे बताना है क्या होगा। अब इसके अंदर देखो क्या नियम लागू कर दिया इसने भी। अगर मैं बात करूं 20 के अंदर गैप कितने का है, तो 20 के अंदर गैप है वो 8 का है। यहाँ पे गैप कितने का है, तो यहाँ पे 20 का गैप है भी। और यहाँ पे कितने का गैप है, तो 8 और 3 यानी 38 का गैप है। आई एम राइट? ओके। और इसके अंदर अब कौन सा लॉजिक लग रहा है अगर अपन देखें तो, यानी यहाँ पे आ जाएगा ये 10 या 30। अगर इसको गुणा करो में 10 या 30, 3 से गुणा कर दिया और फिर ये आगे तो नहीं जा रहा, लेकिन इसके अंदर है वो 8 और फिर 20 और फिर 20 और 8 के बीच में कितने का गैप है अभी? 20 और 8 के बीच में ये हो जाएगा आपके पास में 12 का गैप।
ये 12 का गैप आ गया अभी। और इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 8 और 18 का गैप हो गया। 12 और 6 18 और 12 और 6 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, 18 और 6 फिर 24, 18 और 6 24 हो गया। 24 को 38 के साथ में मिलाओ तो 24, 8 और 4 12 और ये हो जाएगा। उसके बाद में 3 और 2 6, 8 और 4 12, 3 और 2 5 और 1 6 62। अब 62 68 के अंदर जोड़ोगे तो ये आपके पास में डायरेक्ट हो जाएगा 10 और 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 130 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है भी अंतर का अंतर है वो सेम चल रहा है भी, यहाँ पे अंतर का अंतर क्या है, सेम चल रहा है। यानी 8 का गैप, फिर 20 का गैप, फिर 38 का, फिर 130 का। 130 तो यहाँ पे संख्या आ रही है, तो इसके बीच में गैप देखेंगे तो 12 का गैप, फिर 18 का गैप और 18 और 12 के बीच में 6 का गैप। तो 18 और आगे 6 का गैप देंगे तो 24 हो जाएगा भी। फिर 38 में 24 जोड़ोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 62। 62 को 68 के अंदर जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा अभी। तो यहाँ पे तो 130 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसके अंदर पहले क्या है, 2 को जोड़ दिया और फिर कितने को जोड़ा भी, फिर जोड़ा 4 को, 4 2 6, फिर जोड़ दिया 2 का दुगना 4, फिर 6 जोड़ दिया और फिर आगे पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ देगा। 12 और 8 20, 12 और 8 है 20, तो 130 और 20 आ जाएगा अभी। 130 और 20 यानी 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है। तो यह करेंसी नोट जारी करता है, बिल्कुल सही बात है अभी। आरबीआई है वो करेंसी नोट जारी करता है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो बंबई के अंदर है अभी। यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंध करता है, बिल्कुल सही बात है। और यह वाणिज्य बैंकों की आर्थिक नकदी का अभिरक्षक करता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, ये गलत बात है अभी, ये आपकी गलत बात है। ये कार्य है वो आरबीआई का नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 81 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो 8 छात्र है, पी क्यू आर एस टी एक्स वाई और जेड दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। जरूरी नहीं है भी इसी क्रम में हो। आप दक्षिण की और मुख है तो उसका अपन उत्तर की ओर मुख मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पंक्ति आपके पास में एक ही है। अब इसके अंदर देखो भी पी तथा क्यू के मध्य केवल 4 छात्र हैं। तो पी और क्यू के 4 छात्र हैं, लेकिन इसने आगे दे रखा है पी और टी के बीच में 4 छात्र है। पी है वो टी के दाईं ओर है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका पी और टी के बीच में 4 है तो 4 आ गया। और पी है वो टी के दाईं ओर है, तो टी का दायां कौन सा होगा, ये होगा। उसके बाद इसने बोला भी जेड एस के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। एक बार इसको होल्ड पे रखो, यहां से चलो। टी है वो जेड के बाईं और दूसरे स्थान पर है, टी जेड के बाईं ओर है अभी। टी है वो जेड के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा, फिर जेड का बायां ये होगा और पहला और दूसरा आ गया। उसके बाद इसने बोला टी है वो एक्स का पड़ोसी नहीं है, टी है वो एक्स का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब एक्स यहाँ पे नहीं आ सकता। उसके बाद में यहाँ पे देखो भी जेड एस के बाईं और चौथे स्थान पर है, जेड है ना वो एस के बाईं और चौथे स्थान पर है। तो अगर मैं एस को यहाँ पे रखूं, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा एस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जेड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है चौथे स्थान पर। और आगे देखो भी आर है वो क्यू का पड़ोसी है, आर है वो क्यू का पड़ोसी है, तो आर और क्यू तो यहाँ पे आ जाएंगे भी आपके, आर और क्यू है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और एक्स आपका यहाँ पे आएगा नहीं, एक्स है वो यहाँ पे आएगा क्यों नहीं, क्योंकि इसने बोला भी टी है वो एक्स का पड़ोसी नहीं है, टी एक्स का पड़ोसी नहीं है। तो अब एक्स को टोटल कैंडिडेट कितने 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो एक्स को आप यहाँ पे रख सकते हो या फिर इधर भी आ सकता है भी। यदि टी पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है तो इसका मतलब एक्स यहाँ पे नहीं आ सकता भी, एक्स है वो आपका यहीं पे आएगा एस के इधर। तो दूसरे छोर से सातवां अक्षर कौन सा है, सातवें स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पे कौन बैठा है, एक ही व्यक्ति बचा है और वो आपका है वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। तो सातवां दूसरे छोर पर 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां वाई आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का मान ये है, तो हमें थीटा का मान निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में।
तो √3 + 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा के साथ में करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा √3 साइन थीटा प्लस में √3 कॉस थीटा। फिर 1 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर, पहले √3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में तो √3 साइन थीटा माइनस में √3 कॉस थीटा। फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन थीटा माइनस और माइनस प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, √3 साइन थीटा √3 साइन थीटा कट जाएगा। साइन को एक तरफ कर लेते हैं, कोस को एक तरफ करेंगे तो साइन थीटा यहाँ पे है और माइनस के साइन थीटा इधर से आके तो प्लस के बन जाएंगे। तो साइन थीटा और साइन थीटा कितने बनेंगे 2 साइन थीटा बराबर, यहाँ पे माइनस के √3 है और ये प्लस के √3 इधर जाके माइनस के √3 और बन जाएंगे। तो माइनस के √3 और माइनस के √3 माइनस के 2 √3 कॉस थीटा बनेगा। इज दैट क्लियर? 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, कोस को साइन के भाग में ले आते हैं तो ये बन जाएगा साइन बटा कोस क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, tan थीटा बराबर माइनस के √3। और tan की टर्म में आपको पता है कि √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो चतुर्थांश पे चर्चा करते हैं, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। तो यहाँ पे tan का मान प्लस, यहाँ पे tan का मान प्लस। नेगेटिव किस किस में है, एक तो इसमें है और एक इसमें, यानी दूसरे और चौथे में। अब दूसरे का कोई ऑप्शन है क्या, दूसरा ऑप्शन दूसरे चतुर्थांश में मान होता है 90 से बड़ा, यहाँ पे 90 डिग्री होता है और यहाँ पे कितना है 180 डिग्री। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो फिर हमें ऑप्शन कौन से मिलेगा, इनसे मिलेगा, यानी ये हमारे पास में है 270 डिग्री या, और ये दोबारा चल के आ जाता है 360 डिग्री पे। तो 270 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगर वैसे भी कंफर्म न हो तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, tan 300 डिग्री का मान निकाल लेना। 300 डिग्री का मान निकाल के देखोगे तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा। tan 300 को क्या लिखेंगे बताओ पहले तो, tan 2 पाई माइनस में 2 पाई का मतलब हो गया 360, 360 माइनस में अगर अपन 60 डिग्री कर दें तो आपको पता है, और tan 2 पाई या tan थीटा माइनस में अगर ऐसे लिखें, ये तो आप जानते ही हैं कि tan 2 पाई माइनस में थीटा बराबर होता है माइनस के tan थीटा, माइनस के tan थीटा होता है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में माइनस के tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, माइनस लग जाएगा। इज दैट क्लियर? तो tan 300 डिग्री का मान आएगा माइनस के √3, कितना आएगा माइनस के √3 आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 83 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 83 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। तो इसके अंदर है वो a 1 पे आता है, यहाँ पे देखो भी ये यानी 1 की क्यूब, 3 की क्यूब, 5 की क्यूब और आगे आ जाएगा 7 की क्यूब। 7 की क्यूब कितना होता है भी 343। उसके बाद में ए के बाद में बी के बाद में सी के बाद में डी, तो डी 343 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है मिश्रित कृषि की प्रमुख या फिर मुख्य विशेषता क्या है। तो पशुओं का पालन और खेती, फसलों की खेती के साथ एक साथ करना, यानी मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जिसे पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना ही क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। प्रतिरोध का असाई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है भी, और एक होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का असाई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है भी, ओम मीटर।
ये प्रतिरोधकता का अस्थायी मात्रक होता है और प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक है वो ओम होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे तालिका दे रखी है। इस तालिका के अंदर इसमें दे रखा भी यदि भोजन पर व्यय 2 गुना हो जाता है और अन्य सभी मदों पर व्यय है वो आधा हो जाता है तो भोजन पर व्यय होने में होने वाली लगभग वृद्धि कुल व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब इसमें पहले आप काउंट करो भी, पहले यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर है वो कितना प्रतिशत है भोजन पे व्यय, वो देख लेते हैं अपन। तो 4000, 2500 और 1500, 2500 और 1500 कितने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे, 4 और 4 8000, 8000 2000 कितने हो जाएंगे 10,000, यानी टोटल जो व्यय है वो कितना है 10,000 है। अब इस 10,000 के अंदर से यहाँ पे क्या है 4000, यानी 4000 है वो 10,000 का कितना प्रतिशत है वो निकाल लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कहने का मतलब 40% है। भी कितना है 40% है। अब ये कहता है भी भोजन के ऊपर जो व्यय है उसको क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, यानी 8000 कर दिया जाए और बाकी जो सभी मद है उसको क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। ये 2500 है तो इसको 1250 कर दिया जाए, ये 1500 है तो इसको 750 कर दिया जाए, ये 400 है तो इसको 200 कर दिया जाए और ये 1600 है तो इसको 800 कर दिया जाए। अब आपको बताना है भी, अब अपन देखते हैं भी कितना प्रतिशत आता है ये। तो यहाँ पे अगर इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 800 और 200 1000, 800 200 1000 और ये 1750, टोटल 1750। 1750 में 1250 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1750 के अंदर 1250 ऐड करेंगे तो 0 0 7 2 9 1 10 और ये हो जाएगा आपके पास में 3000। 3000 के अंदर 8000 ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास में कितना आ गया, अब 11000 आ गया। अब 11000 आ गया तो 11000 है, अब यहाँ पे 11000 आ गया टोटल, तो आपके पास में अब टोटल 11000 आ गया। तो पहले कितना था भाई, पहले आपका 4000 था और उसका दुगना कर दिया तो ये कितना हो गया 8000 हो गया। अब ये 8000 है वो 11000 का कितना प्रतिशत है वो देख लेते हैं। 8000 है वो आपका 11000 का कितना प्रतिशत है वो देख लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 11 7 77, बच गया कितना 30 और 11 2 22 और उसके बाद में बच गया कितना 8 80, 11 7 77, 11 2 22, तो ये 72.72 आ गया। अब देख लो भी पहले 40 और अब था 72.72, तो 72.72 में से 40 घटा दो, कितने की वृद्धि हुई वो आपके पास में आ जाएगी, 0.72 तो आ ही जाएगा और उसके बाद में ये आ जाएगा 32.72, तो लगभग है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो 33% के बराबर आ जाएगा। 32.72 यानी 33%, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी इसने बोला है भी किसी परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा +2 -2 के अंदर रहे हैं। अब देखो भी यहाँ पे इसका पहले तो औसत ज्ञात करते हैं। तो औसत क्या होता है, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों का योग देख लो भी कितना है, 3 2 5 5 10, 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 और 10 कितने हो जाएंगे भी 38 यानी 3। उसके बाद में 2 और 2 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 3 कितने हो जाएंगे भी, तो 13 और 3 16 यानी 168 आ जाएंगे। और राशियों का योग कितना है 168, राशियों की संख्या तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका औसत कितना आ गया, तो यहाँ पे इसका औसत 21 आ गया। तो अब औसत की सीमा इसने बांधी भी +2, +2 का मतलब हो गया 21 और 2 23 और -2 यानी 19, 21 में से 2 गया 19। अब इसके अंदर रहना चाहिए जो आपका औसत है वो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका, कितने ऐसे छात्र हैं जिनका जो अंक है वो औसत सीमा यानी 19 और 23 के अंदर है। तो एक तो आपका 19 आ गया, एक तो ये रह गया 19, एक आपका 21 आ गया 2 और एक आपका 23 आ गया 3। तो ऐसे 3 ही छात्र हैं जिनके अंक का जो औसत है, जिनके अंक है वो औसत अंक की सीमा +2 या फिर -2 के अंदर है भी। तो आपका 3 ही छात्र हैं ऐसे।
तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे बताना ये है भी दी गई तालिका में एक कंपनी द्वारा निर्मित उत्पाद को दर्शाया गया है जिसमें से कुछ उत्पाद दोषपूर्ण है कि उत्पाद में दोषपूर्ण इकाइयों का प्रतिशत सबसे कम है। यानी कौन सा ऐसा है जिसमें इकाइयों का जो दोषपूर्ण है, कुछ उत्पाद इसमें दोषपूर्ण है, यानी ये तो आपका डिफेक्टिव यूनिट है और ये आपके टोटल है वो इसमें दिखाया गया है। अब इसके अंदर जो डिफेक्टिव यानी दोषपूर्ण जो इकाइयां हैं उनका प्रतिशत सबसे कम कहां पे है? देखो भी 720 टोटल था, उसमें से 408 है वो क्या डिफेक्टिव है। अब ये इस प्रकार से कर सकते हैं आप, 408 है वो 720 का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। भी 740 टोटल 740 थे, उसमें से 405 डिफेक्टिव आ गए और यहाँ पे सबसे कम पूछा है इसने, सबसे कम पूछा है तो देखो भी टोटल 800 है आपके पास में, उसमें से क्या है 404 डिफेक्टिव है। तो कहने का मतलब सबसे कम तो यहीं पे आएगा भी, टोटल ज्यादा यानी 800 है और उसमें से डिफेक्टिव 404 ही है। तो इसका मतलब है भी सबसे कम डिफेक्टिव है, जो रेशियो आएगा डिफेक्टिव का वो सबसे कम आई उत्पाद के अंदर आएगा, आई उत्पाद के अंदर। नहीं तो आप ऐसे कर लो भी 404 है वो 800 का कितना प्रतिशत है ये निकाल लो। इसी प्रकार से 760 है वो 402 है वो 760 का कितना प्रतिशत है, 402 है वो 750 का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको पूछा गया है भी दी गई तालिका में विभिन्न समूहों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या को दर्शाया गया है और दिए गए समूह में से किस समूह में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात है वो उच्चतम है। तो महिला और पुरुषों का अनुपात उच्चतम है, आपको नंबर दे रखे हैं, संख्या दे रखी है और ग्रुप दे रखा है भी सी ग्रुप है, बी ग्रुप है, एम ग्रुप में इतने, यानी सी ग्रुप में 950 मेल है और 414 फीमेल है। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है भी समूह है, जो आपका समूह है उस समूह में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या है वो सबसे अधिक जो अनुपात आएगा वो किस में आएगा, वो आपको बताना है कौन से ग्रुप में आएगा। तो यहाँ पे देखो इसने दे रखा है भी किस समूह में, यानी दिए गए समूह में से किस समूह में महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों का, महिलाओं की संख्या और पुरुषों का अनुपात उच्चतम है। तो यानी इस प्रकार से ज्ञात कर लो 414 और यहाँ पे आ जाएगा 950, 414 और 950 और इसका भाग दे दो इसके अंदर, यानी 414 के अंदर है वो 950 का भाग दे दो तो इसके अंदर आपका जो मान आएगा वो आ जाएगा 0.435 आ जाएगा। इसी प्रकार से 414 के अंदर है वो 650 का भाग दे दो तो आपके पास में आ जाएगा 0.636 आ जाएगा। अब कहने का मतलब ये है भी जैसे मान सबसे अधिक यानी उच्चतम मान किसका आ रहा है, यहाँ पे उच्चतम मान जिसका भी आएगा ना वही आपका रेशियो हो जाएगा, वही आपका रेशियो हो जाएगा। अब इसके अंदर अपन देखते हैं बी के अंदर 6.636 आया है, उसके बाद में अपन 410 के अंदर है वो 700 का भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास में चला जाएगा पॉइंट और उसके बाद में 585 और इसी प्रकार से 408 के अंदर है वो 720 का भाग देंगे, 408 के अंदर 720 का भाग देंगे तो ये आपके पास में 0.566 आ जाएगा और इसी प्रकार से 405 के अंदर है वो 740 का भाग देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.547 आ जाएगा। अब इसमें सबसे अधिक मान किसका आया है, तो सबसे अधिक मान है वो 0.636 आया है। तो ये है किसका, तो ये आपका बी का मान है, समूह है बी का मान है। तो समूह बी में उच्चतम अनुपात हो जाएगा, भी महिलाओं और पुरुषों का जो अनुपात है वो उच्चतम होगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब स्टाइलिश है, इसको 81 लिखता है, ACE को 9 लिखता है। तो यहाँ पे अपन देखें तो A आता है 1 पे, C आता है 3 पे और E आता है 5 पे, सभी को जोड़ा तो 9 हो गया। इसी प्रकार को ब्लड में B आता है 2 पे, O आता है 15 पे और L आता है 12 पे और D आता है 4 पे और इनको जोड़ो भी तो 5 और 2 7 और 7 और 6 13 1 और ये हो जाएगा 33। तो इसी प्रकार से इसमें और इनमें अंतर कितने का है ये आपको देखना है भी, दोनों के अंदर अंतर कितने का है। S आता है 19 पे, M आता है 13 पे, A आता है 1 पे, R आता है 18 पे और T आता है 20 पे। ठीक है,
इसी प्रकार से इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, 9 18, 18 और 3 22, 2 2 2 4 2 6 और 1 7 यानी 72 आ गया। और गोल्ड का देख लो 7 15 और 12 और 4, तो इनका जोड़ोगे तो 7 और 5 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे भी 18, 1 और 1 2 और 3 यानी 38 आ गया। अब 72 में से 38 आप निकाल दो, कितने का अंतर है वो पता चल जाएगा। 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। कहीं ना कहीं अपन ने 19 13 1 18 और 20, 9 और 3 12 और 1 13, तो यहाँ पे 13 आएगा भी। यहाँ पे कितना आएगा 13 आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 13 और 9 और 1 9 और 3 12, 12 और 1 13 और 13, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 8 21, 2 और उसके बाद में ये 71 आएगा भी इसका मान, 71 और 38, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 33 का अंतर आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब ए का उल्टा z, बी का उल्टा y और सी का उल्टा x आ जाएगा फिर, यानी विपरीत। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है। अब लाइट को LIGHT यानी लाइट को क्या लिख रहा है ये GHT, लाइट को लिख रहा है ये KHFGS यानी प्लस माइनस कर दिया 1 और उसके बाद में यहाँ पे I है तो इसने माइनस कर दिया 1, फिर -1 -1 -1 यानी सभी में -1 कर रहा है भी, सभी में -1 कैसे कर रहा है भी, हाँ -1 कर रहा है, सही है। तो यहाँ पे -1 कर दो, 19 में से 1 जाएगा तो 18 बचेगा R और यहाँ पे G आ जाएगा और O 15 पे आता है, 15 में 1 14 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Q और यहाँ पे आ जाएगा S, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रत्येक के अंदर है वो -1 कर दिया। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है दिल्ली इज कैपिटल और राम इज लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे भी क्या है दिल्ली है, तो इसका मतलब हो गया दिल्ली का कोड है वो कितना होगा भी, दोनों के अंदर देखो भी क्या कॉमन आ रहा है, तो 159 है वो कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब दिल्ली का 159 हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है राम इज टीचर और राम इज टीचर, तो इज यहाँ पे है और इज आपका यहाँ पे है, तो इन दोनों में कॉमन है वो 753 आ रहा है भी, तो 753 यहाँ पे और 753 यहाँ पे है। उसके बाद में कैपिटल का आपको बताना है, कैपिटल का ही आपको बताना है, तो इसके अंदर अपन बात करते हैं, तो ये कैपिटल ये रहा भी। अब आपको दिल्ली का पता लग गया और दिल्ली का ये है भी 159 और 753 है वो आपका इज का है, तो कैपिटल का बच गया, फिर कैपिटल का 852 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने कथन आपको दे रखा है भी प्रदूषण दुनिया भर में मौसम संबंधी असंतुलन के प्रमुख कारणों में से एक है, इसे सभी के संयुक्त प्रयासों द्वारा रोका जाना चाहिए। धारणा क्या है, मौसम का असंतुलन दुनिया भर में प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। जल प्रदूषण कई बीमारियों का कारण है, तो यहाँ पे जल प्रदूषण कई बीमारियों का कारण है या नहीं, लेकिन ये आपको स्टेटमेंट में नहीं दे रखा जल प्रदूषण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही धारणा सही है इसकी, केवल धारणा पहली सही हो जाएगी, दूसरी सही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो DEF को लिख रहा है ये 22 21 और 20। अगर मैं बात करूं D और E और F और ये आता है 22 21 और 20। अब देखो D 4 पे आता है, E 5 पे आता है और F 6 पे आता है, यानी 22 इसको लिखा है, D आता है 4 पे, 22 और 4 26 और 21 और 5 26 और 20 और 6 26, यानी प्रत्येक का योग है वो 26 हो रहा है। इसी प्रकार से Q आता है 17 पे, T आता है 20 पे, V आता है 22 पे, 22 17 और 20 17 और यहाँ पे आएगा 20, तो इसको लिख रहा है 9 6 और 4, 17 में 9 जोड़ेंगे 17 और 9 26 और 20 और 6 26 और 22 और 4 26, यानी प्रत्येक का योग 26 हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखो भी H आता है 8 पे और I आता है 9 पे और K आता है 11 पे, तो 18 और 8 26 और 9 और 17 26, 9 और 17 26 और उसके बाद में 11 और 15 26, तो इनका भी योग क्या आ रहा है 26 हो रहा है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है।
इसमें बोला गया भी एक कार्यशाला में 5 कर्मचारी है, ए, वी, एन, जे और एस है, जिसमें प्रत्येक सप्ताह में केवल एक बार काम पर जाता है। कार्यशाला सप्ताह के 5 दिन लागू होती है। एन सोमवार को जाता है, तो ये सोमवार को चला गया भी, ठीक है। उसके बाद में ए और वी 2 क्रमागत दिनों में कार्यशाला जाते हैं। उसके बाद में इसने बोला भी ए है वो एन के अगले दिन जाता है, तो ए है वो आपका मंगलवार को जाएगा, और ए और वी दोनों क्रमागत है, तो इसका मतलब वी है वो आपका बुधवार को जाएगा फिर। उसके बाद में इसने बोला है ए और जे जिन दिनों में कार्यशाला में जाते हैं उनके बीच में 2 दिन का अंतर है, तो जे यहाँ पे आएगा और ये शुक्रवार को जाएगा फिर, तभी 2 दिन का अंतर आएगा बुध और गुरुवार का, ठीक है। तो बच गया गुरुवार का आपका एक बच गया एस, तो एस कौन से वार को जाएगा, तो गुरुवार को जाएगा, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 97 नंबर क्वेश्चन। इसमें 6 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक दूसरे की ओर मुंह करके एक गोल मेज पर बैठे हैं, ठीक है भी। ये लो गोल मेज बना दी, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो भी बी और ई के बीच 2 व्यक्ति है, तो बी यहाँ पे बिठा दो और ई यहाँ पे बिठा दो, दोनों कंडीशन के अंदर ही 2 व्यक्ति है, 2 इधर और 2 इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इसने बोला भी ए है वो बी के दाएं और दूसरे स्थान पर है। अब बी का दायां कौन सा होगा, तो बी का दायां ये होगा, और पहला और दूसरा तो ए यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में इसने बोला भी डी है वो ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, डी है वो ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ई का बायां ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ई का बायां कौन सा होगा, तो ई का बायां ये होगा, पहला और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी ई के बाएं दूसरे स्थान पर, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसने बोला भी डी और ई के बीच कौन बैठा है, डी और ई के बीच में ए बैठा है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शाही कलम के अंदर होती है, कलम होती है ना, उसके अंदर शाही डलती है, तो इसी प्रकार पेट्रोल है वो किसके अंदर डलता है, तो कार के अंदर डलता है। पेट्रोल है वो कार के अंदर डलता है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस प्रकार से स्याही कलम के अंदर होती है, तो उसी प्रकार से पेट्रोल है वो कार के अंदर डाला जाता है। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर देखो भी इनके अंदर है वो 6 अंक है, 6 अक्षर है, यहाँ पे 8 अक्षर है, और यहाँ पे कितने अक्षर है, तो यहाँ पे 9 अक्षर है, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है BASE को 27 लिख रहा है, बी आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे, एस आता है 19 पे, ई आता है 5 पे। जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 5 कितने होते हैं भी, 12 और 5 17, यानी 1, और ये हो जाएगा 1 और 1 2 27 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको कलेक्शन को जोड़ो, ई आता है, सी आता है 3 पे, और ओ आता है 15 पे, और 12 और 12 24, यानी एल 12 पे आता है, 2 एल है तो 24 हो गया। ई आता है 5 पे, सी आता है 3 पे, 5 और 3 8, 20, टी आता है 20 पे, 20 और 8 28, तो डायरेक्ट मैं 28 लिख रहा हूँ इसको 28। और उसके बाद में आई आता है 9 पे, और ओ आता है 15 पे, 9 और ओ आता है 15 पे, और एन आता है 14 पे, 14 और 15 29, तो इसको 29 लिख दो। अब जोड़ो भी, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 12 और 8 20, 20 और 18 कितने हो जाएंगे भी, 20 और 10 20 और 9 20 और 9 29, 29 और 9 कितने हो जाएंगे भी, तो 29 और 9 है वो 38 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद में 2 2 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 108, तो इसका योग कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और सोल्व किया भी। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी। क्लास कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 21 जनवरी 2021 को, जो 10:30 बजे पेपर हुआ था, उस पेपर को अपन नेक्स्ट क्लास में सोल्व करने वाले हैं। आज वाली क्लास कैसी लगी है? आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।